ओके, ठीक है सर। गुड इवनिंग अगेन सबको एक बार। अच्छा, देखो सर, इकोनॉमिक्स में हम लोग डिमांड एंड सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट बेसिकली कर रहे थे, उसमें डिमांड सप्लाई, डिमांड तो बात बहुत डिटेल्स में हुआ है, कंज्यूमर बिहेवियर पे भी बात हो गया है एकदम डिटेल्स में। आज भी एक डिटेल्स चल रहा था, दैट इज़ सप्लाई, है ना सर? क्लास क्लास में हम लोग सप्लाई पढ़ रहे थे ना, याद होगा आप लोगों को? याद है सबको थोड़ा बहुत भी? बोलो सर, हम लोग सप्लाई पढ़ रहे थे ना? यस सर। यस सर, ठीक है। तो सप्लाई रिलेटेड कुछ पॉइंट्स एक बार जो भी बाकी है, लाइक इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड शिफ्टिंग ऑफ सप्लाईज एंड टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये सब कुछ पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट, उसको थोड़ा डिस्कस कर ले। उसके बाद हम लोग प्रोडक्शन चैप्टर, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट वाला एरिया कवर कर लेंगे। अच्छा, ठीक है, चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, और जो भी डिटेल्स हैं एकदम डिटेल्स में समझते हुए चलना है, ठीक है? ठीक है सर, इतना करके बोल रहे हो तो सब ठीक ही होगा। ओके सर, ठीक है, स्क्रीन शेयर कर लिया जाए, ठीक है। तो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं सर माइक्रो इकोनॉमिक्स, इस पे हम लोग बात कर रहे हैं आज के क्लास में सप्लाई के बारे में। ये सप्लाई का सेकंड क्लास है, और इसमें आज हम लोग सप्लाई में क्या बात करने जा रहे हैं। हम लोग आज सप्लाई में बात करने जा रहे हैं सर, मीनिंग ऑफ सप्लाई हो गया था, फिर भी अगर मैं एक बार फटाफट रिकॉल कर दूं, सर सप्लाई क्या होता है? सिंपल बोला जाए तो सप्लाई क्या होता है? सप्लाई रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड एंड सर्विस दैट द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर टू द मार्केट एट अ वेरियस प्राइस ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। सिंपल बात है ना, कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, चाहे वो टाइम एक साल भी हो सकता है, एक महीना भी हो सकता है, एक दिन भी हो सकता है, हर चीज़ का एक पर्टिकुलर टाइम तो होता है ना, हर चीज़ का एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम तो ज़रूर होता है सर, है ना? चाहे जैसे कि आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हो, आप लोगों का पढ़ाई करने का एक टाइम फ्रेम है फाउंडेशन का, ठीक है? सिमिलरली आप लोग जब कॉलेज पढ़ते हो तो उसका भी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है, इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपको कॉलेज कंप्लीट करना है, सीए कंप्लीट करना है, सीएस कंप्लीट करना है, जो भी जिसका जो भी डिमांड है उसके बेसिस में उसका जो भी सप्लाई है उसको भी कंप्लीट करना है। तो मैं बेसिकली कहना ये चाह रहा हूँ। अच्छा मनीष, गुड इवनिंग मनीष। मनीष को मेरा आवाज़ आ रहा है तो फिर गुड इवनिंग मनीष, ठीक है? ओके सर, हेलो। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ, वीडियो ऑफ कर दो मनीष, नो इशू, तुम मुझे देख पा रहे ओके हो, सर। वीडियो ऑफ कर दो, ठीक है? ठीक है, क्लास तो चल चालू हो गया है, सुन लो फिर बाद में बात करते हैं, ठीक है? म्यूट भी करके रख लो, जब भी कोई सवाल होगा ना, जब भी कोई क्वेश्चन आंसर होगा मैं पूछता रहूँगा, क्लास में मैं पूछता रहूँगा, ठीक है? आज इकोनॉमिक्स में हम लोग सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं, तो सुनते जाओ, बीच बीच में ज़रूर सवाल आएगा तो फिर बात कर लेना, ठीक है? नॉर्मल टाइम में म्यूट इसलिए रखने के लिए बोलता हूँ ताकि बैकग्राउंड नॉइज़ जो भी होता है ना उसको, ताकि बाद में कोई रिकॉर्डिंग इसको यूज़ कर रहा है, जो लोग आज क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया उनके लिए अच्छा हो जाता है, और कुछ नहीं, ठीक है सर? अच्छा, डिटर्मिनेशन ऑफ, अभी सप्लाई में क्या बात करने जा रहे हैं सर? द टर्म सप्लाई क्या होता है, जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था, सप्लाई रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ ए गुड और सर्विस दैट द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर टू द मार्केट एट ए वेरियस प्राइस ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। मतलब किसी भी कोई भी हो, मतलब कोई भी सप्लायर हो, जैसे कि अगर वेजिटेबल वेंडर्स के बारे में बात किया जाए, या फिर अगर आप मोबाइल वेंडर के, मतलब जो लोग मोबाइल सेल करता है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको मोबाइल सप्लाई करेगा। सप्लाई हमेशा एक रिवर की तरह होता है ना सर? जैसे दुकानदार जो भी सामान बेचता है, कोई भी दुकानदार, चाहे एक ग्रॉसरी वाला हो, चाहे एक मिल्क दूध का बिजनेस व्यापारी हो, कोई भी हो। एक सिंपल, अगर मैं ग्रॉसरी स्टोर का ही आपको बताऊं, आप मुझे बताना, थोड़ा हेल्प करना फटाफट, कि ये सप्लाई को फ्लो कॉन्सेप्ट क्यों बताया जाता है? ये बड़ा, इकोनॉमिक्स में दो कॉन्सेप्ट होता है सर, एक को कहा जाता है स्टॉक कॉन्सेप्ट, दूसरे को कहा जाता है फ्लो कॉन्सेप्ट। आप मेरा बात को समझना सर, फ्लो कॉन्सेप्ट एंड स्टॉक कॉन्सेप्ट। अगर मैं यहाँ पर आपको पूछूं कि ये दुकान में इनका क्या है, स्टॉक है, बताना सर। ये जो दुकान में आपको दिख रहा है ये क्या है, इसका स्टॉक है, हाँ या ना? यस सर। है ना?
लेकिन जब मैं सप्लाई के बारे में बात करूंगा तो उसको फ्लो बोलेंगे सर, बिकॉज कस्टमर अपना डिमांड करता रहता है, लेकिन दुकानदार को क्या करते रहना चाहिए, सप्लाई अवेलेबल रखते रहना चाहिए। एक ग्रोसरी बिजनेस वाले को हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। मैं ग्रोसरी स्टोर इसलिए दिखाया बिकॉज इनके पास इतना वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर किसी को जाके किसी दुकान में कि जो डिमांड करते हैं पब्लिक, जो कंज्यूमर होते हैं, उसको अगर दुकान में जाके कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं मिलता है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पर क्यों आना है, इसके पास तो आधा से ज़्यादा चीज़ मिलता ही नहीं है। शायद एक ही प्रोडक्ट नहीं मिला, शायद आपको एक ही प्रोडक्ट नहीं मिला। सपोज आपको अलग अलग तरह का दाल होता है ना सर, लेंटिल्स के बारे में बात कर रहे हैं सर, अलग अलग तरह का लेंटिल्स होते हैं, मूंग होते हैं, मसूर दाल होते हैं। अरे जानते हो कि नहीं जानते, मूंग दाल, मसूर दाल सुने कि नहीं सुने आप लोग, है ना। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि सपोज आप दुकान में गए, मसूर दाल मिल गया पर मूंग दाल नहीं मिला आपको, आपको ऐसा फील होने लगेगा कि भाई ये दुकान तो अच्छा नहीं है, इसके पास सारा का सारा सामान नहीं रहता है। इसलिए दुकानदार को हमेशा अपने दुकान में प्रोडक्ट का फ्लो, दुकानदार मतलब सप्लायर, सप्लायर को हमेशा अपने दुकान में प्रोडक्ट का फ्लो बनाते रखना चाहिए, है ना। तो इसलिए सप्लाई एकदम सिंपल लेमैन के लैंग्वेज में अगर बताया जाए, हमेशा फ्लो कॉन्सेप्ट में ही काम करता है। तो सिंपल चीज, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है कि सर सप्लाई फ्लो क्यों है। अब आपके मन में जरूर सवाल आ सकता है कि सर आप तो बताए कि इकोनॉमिक्स में दो चीज होता है, एक होता है फ्लो और दूसरा आपने बताया स्टॉक। ऑब्वियसली एक फ्लो कॉन्सेप्ट जैसे नदी के जैसा होता है, ठीक है, जैसे रिवर में फ्लो रहता है ना सर, हमेशा पानी बहता रहता है। तो ये फ्लो कॉन्सेप्ट में नदी का काम होता है। और एक होता है सर तालाब, ठीक है, हम लोग पॉन्ड बोल सकते हैं या फिर जो भी पूल बोलो, जो भी आपको पसंद है आप बोल सकते हो, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है जो तालाब में जो पानी होता है ना, वो स्टॉक किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट ही काम करता है। जैसे कि अगर मैं आज की डेट में किसको पूछूं, आयुष को पूछ लेते हैं। आयुष, अगर मैं तेरे को पूछूं कि भाई अभी तेरे पास कितना पैसा है, क्या बोलेगा, अभी तेरे पास कितना पैसा है। अरे जितना है बोलना, 10 रुपया है तो बोल, 1000 है तो भी बोल, 10,000 है तो भी बोल। आयुष, कितना पैसा है तेरे पास अभी। इन बैंक या फिर इन नहीं पॉकेट? नहीं, तेरे पॉकेट में, तेरे पॉकेट में। भाई 3000। 3000 अभी आयुष के पॉकेट में है। आप बात समझना सर, ठीक है आयुष, अब सबको पार्टी चाहिए। अच्छा ठीक है सर, पार्टी शार्टी बाद में कर लेना। आजकल तो पार्टी नहीं बोलते, क्या बोलते सर, क्या पाउडी पाउडी बोलते रहते हैं सबको ये आजकल। क्या क्या सब वीडियो वायरल होता है, पाउडी हो रही है। आप लोगों को पता है ना पाउडी। हाँ सर। हाँ सर, हाँ तो पूरा एकदम पता नहीं क्या पाउडी हो गया, जो भी हो। तो चलो 3000 मिल गया, हम लोग पाउडी करेंगे। ठीक है चलो, पाउडी नहीं करना है। मैं बस कहना ये चाहता हूँ कि अगर मैं बोलूँ कि आयुष के पास 3000 है, इसको क्या बोलेंगे, फ्लो बोलेंगे कि स्टॉक बोलेंगे। आई जस्ट आस्क, आयुष के पास अभी 3000 है, इज दिस स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट। स्टॉक। थैंक यू सर। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आयुष के पास मंथली कितना पैसा हो जाता है, मतलब पर मंथ या पर ईयर आयुष के पास कितना पैसा का, मतलब मंथली टर्नओवर या फिर एनुअल टर्नओवर, मतलब कितने पैसा का तू ट्रांजैक्शंस कर लेता है, तो क्या उसको स्टॉक बोलेंगे कि फ्लो बोलेंगे, मतलब सारा महीने में कितना पैसा आता जाता है तेरे पास, ठीक है, या फ्लो फिर सर। हाँ तब फ्लो हो जाएगा। मतलब फ्लो एंड स्टॉक ये दोनों इकोनॉमिक्स में ना एकदम पैरेलल ही चलता है। तो फिर इस मैटर को ना जितना इजीली समझोगे उतना अच्छा, चाहे वो पैसा का बात हो, चाहे वो किसी दुकान में सप्लाई का बात हो, ठीक है सर। अरे सबको समझ में आ रहा है तो बोलना, मतलब सिंपल, मैं एकदम कोशिश किया सर, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलने का कोशिश कर रहा था, फ्लो कॉन्सेप्ट एंड स्टॉक कॉन्सेप्ट। समझ में आ रहा है, आयुष को तो आया, आयुष बोल रहा है, बाकी लोगों को भी पूछना वहां पर। हाँ सर, फ्लो एंड स्टॉक क्लियर है ना। यस सर। यस सर। फिर उसके बाद हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई में बात, थैंक यू सर, वेरी गुड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई में भी बात किया था, जिसके ऊपर हम लोगों ने देखा था कि सप्लाई ना एक फंक्शंस पे डिपेंड करता है। क्या फंक्शन है सप्लाई का, सप्लाई डिपेंड्स ऑन दी फंक्शन, मतलब सप्लाई तू किस पे डिपेंड करता है, सिंपल बात है, सप्लाई तू किस पे डिपेंड करता है। तो सप्लाई बोलता है कि ठीक है मैं तो डिपेंड बहुत चीज़ों पे करता हूँ, बट सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी पे डिपेंड करता हूँ कि मार्केट में मेरा सप्लाई कितना ज़्यादा होगा, ये डिपेंड करता है मेरे प्राइस पे, ये डिपेंड करता है मेरे प्राइस पे, ठीक है। मतलब सप्लाई सप्लाई खुद ही खुद को पूछ रहा है अपने आप को, जिस प्रोडक्ट का सप्लाई है, कि भाई तुम सप्लाई किस पे डिपेंड करते हो, फंक्शंस मतलब जिसके ऊपर डिपेंड करके है,
है ना, मतलब जिसके अपेक्षा मतलब हम लोग इसको बांग्ला में बोलते हैं अपेक्षक, ठीक है। ये फंक्शंस ऑफ समथिंग को ना, इसको बंगाली मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज बोला जाता है, मतलब इसको संस्कृत लैंग्वेज है सर, अपेक्षक बोलता है। मतलब भाई जैसे तो हम लोग बंगाली में से बोलते हैं ना कि कोई लड़का अगर किसी के लिए कहीं पर वेट कर रहा है, अब ऑब्वियसली आज की उम्र में आप लोग जैसे कि 18-20 साल की उम्र में कोई लड़का किसी के लिए बस स्टैंड में हो या पार्क में वेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली गर्लफ्रेंड के लिए वेट कर रहा होगा। तो फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तुम किसके लिए वेट कर रहे हो? तो बॉयफ्रेंड का फंक्शंस डिपेंड करता है गर्लफ्रेंड के आने पे। आप बात समझ रहे हो ना सर? जैसे कि बॉयफ्रेंड का वेटिंग किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? उसके गर्लफ्रेंड के आने तक के लिए डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली सप्लाई तुम किस पे डिपेंड कर रहे हो? सप्लाई बोल रहे हैं हम तो प्रोडक्ट के प्राइस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब इक्वल्स टू गर्लफ्रेंड भी सोच सकते हो। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि डायमंड का सप्लाई लोअर क्यों है? डायमंड का सप्लाई लो है ना सर? डायमंड का यस सर, सप्लाई हाई है कि लो है सर? प्राइस हाई है सर। प्राइस हाई इसी है कारण। मतलब हाँ सर। प्राइस तो ऑब्वियसली हाई है, मैं बोल रहा हूँ कि उसका सप्लाई कैसा है? लो है सर, लो है सर। क्यों लो है? बिकॉज प्राइस के कारण। आप लोगों को पता है ये कोहिनूर, हाँ सर, आप लोगों को कोहिनूर पता है? हाँ सर। हाँ, इंडिया का है ना सर? हाँ। इंडिया का है सर। माउंटेन ऑफ लाइट इसका मतलब है कोहिनूर। माउंटेन ऑफ लाइट इज द लार्जेस्ट कट डायमंड्स इन द वर्ल्ड, 105.6 कैरेट्स। इट इज अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स करेंटली। बट सर मिला तो था इंडिया से, ठीक है। कहाँ मिला था? पंजाब से मिला था सर, देख लो। दिल्ली सुल्तानेट अलाउद्दीन खिलजी, द डायमंड वाज आल्सो ऑफ द मुगल पीकॉक थ्रोन, मुगल ने भी यूज किया। इट चेंज हैंड्स बिटवीन वेरियस फ्रैक्शन इन साउथ ईस्ट एशिया until belong quoted Queen Victoria and the British annexation of Punjab 1849। उसके बाद ये इसके पास चला गया। एक्चुअली ये पहले बार मिला था सर काकाटिया डिनेस्टी, ठीक है। काकाटिया डिनेस्टी इट्स अ वेरी पुराना कोलूर माइन, ये मोस्ट प्रोबेबली गोलकोंडा आंध्र प्रदेश में। कोलूर माइन वाज अ सीरीज ऑफ ग्रेवल क्ले पेस्ट, मतलब ये आंध्र प्रदेश में एक माइन था, वहां से मिला था। चलो कोई बात नहीं, मैं तो कोहिनूर सबसे फेमस डायमंड आपको दिखा दिया। मेरा कहने का मतलब है डायमंड का सप्लाई मार्केट में लोअर क्यों है? बिकॉज डायमंड उतना मिलता नहीं है, ठीक है। तो सप्लाई तो किस पे डिपेंड करता है ना? प्राइस पे डिपेंड करता है। जिसका प्राइस बहुत हाई होता है, इसका मतलब एक समझना पड़ता है कि उसका मार्केट में सप्लाई भी ऑब्वियसली थोड़ा कम हो जाता है। तो कोई बात नहीं सर, एक सिंपल कॉन्सेप्ट था कि सप्लाई तुम डिपेंड किस पे करते हो? प्राइस पे, रिलेटेड गुड्स के प्राइस पे। प्राइस ऑफ क्या सर? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसे पॉइंट हम लोग लास्ट क्लास में एकदम फटाफट डील किया था। प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का नाम कोई बता सकता है सर? क्या क्या है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होता है? कोई तो बता दो सर। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होता है? एनीवन? सर लैंड, लेबर, कैपिटल, हाँ, इंटरप्रेन्योर सर। तो बोलो सर, इतना टाइम क्यों दे रहे हो? प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब किसी भी गुड्स का सप्लाई, उस पे चाहे वो कोहिनूर ही क्यों ना हो, ठीक है। सप्लाई डिपेंड करता है उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस में भी, ठीक है। जैसे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब जैसे कि काजल ने बोला, बहुत अच्छा बोला सर, लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसको बोलते हैं सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लैंड लेबर, एक सेकेंड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी चीज़ दुनिया में कुछ भी बना लो यार, दुनिया में कुछ भी बना लो, चाहे कोहिनूर कटिंग करो या फिर चाय का पत्ती बना लो या फिर मैगी का पैकेट बना लो, आपको एक कुछ भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए एक लैंड का ज़रूरत होगा, लेबर का भी ज़रूरत होगा, कैपिटल का भी ज़रूरत होगा एंड एंटरप्रेन्योर का भी ज़रूरत होगा। हाँ सर, होगा कि नहीं होगा? मार्केट में जाते हैं, आलू खरीदते हैं, प्याज खरीदते हैं, सभी चीज़ खरीदते हैं ना, लेकिन उसका सप्लाई मार्केट में कैसे हो जाता है कि कहीं ना कहीं ज़मीन है जहाँ पर ऑनियन का खेती होता है, कहीं ना कहीं लेबर है जो ऑनियन को खेती मतलब एग्रीकल्चर करते हैं, कहीं ना कहीं लोगों के पास पैसा का जुगाड़ हो रहा है कैपिटल के थ्रू से, चाहे वो फार्मिंग लोन हो, मतलब फार्म लोन जैसे मतलब कृषि काज मतलब किसानों के लिए जो लोन वगैरह होता है, या फिर अगर जो भी किसान अपने रिस्क टेकिंग पावर के थ्रू से कि मतलब अपना जो भी खेती का काम किया है उसके थ्रू से उनको मिलता है। तो लैंड के बदले जो दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं जानते हो? मतलब अगर आपको लैंड भाड़े पे लेना पड़ता है, नॉट ओनली ऑनियन के बारे में बात कर रहे हैं सर, कोई भी चीज़, मतलब अगर आप सपोज अगर न्यू मार्केट में भी एक दुकान ओपन करना चाहते हो, न्यू मार्केट कहाँ सर? कलकत्ता में, ठीक है। इट्स अ वेरी फेमस शॉपिंग प्लेस।
सपोज आप न्यू मार्केट कोलकाता में एक दुकान ओपन करना चाहते हो, तो आपके लिए प्रोडक्शन क्या है? आप अपने दुकान में जो सेल करना चाहते हो वही आपके लिए दुकान है। न्यू मार्केट इज अ वेरी फेमस एंड ओल्डेस्ट शॉपिंग डेस्टिनेशन इन इंडिया ऑल्सो। शॉपिंग मॉल या मार्केट कॉम्प्लेक्स इंडिया में ब्रिटिश टाइम पे यही बना था सर। तो अगर मानो कि आप ऐसे न्यू मार्केट में एक दुकान देना चाहते हो कुछ किसी भी, तो इसका एक भाड़ा देना पड़ेगा सर। तो लैंड के बदले ये इसके लिए जमीन है, जैसे ऑनियन फार्मर्स के लिए उसका फार्मिंग लैंड जो उसके लिए जमीन है, सिमिलरली कोलकाता में अगर आपको इतना सा एक ठेला लगाना है तो वो भी आपके लिए ज़मीन है। मैं आपको क्या बताऊं सर, ज़मीन तो ज़मीन का मतलब, ये मैं प्रोडक्शन चैप्टर में आपको डिटेल्स बताऊंगा। ज़मीन का मतलब इतना भयंकर होता है कि यहाँ पर तो न्यू मार्केट के एरिया में जो गाड़ी पार्किंग करता है ना, गाड़ी पार्किंग जो होता है, उस पार्किंग क्या हुआ, गाड़ी गाड़ी की छत पे भी ना दुकान लगा देता है। आई एम नॉट जोकिंग। जो लोग कोलकाता के मार्केट के साथ मतलब पहचान है ना, उनको पता होगा जो कभी न्यू मार्केट गया है, कि यहाँ पर ना गाड़ी आता है, पार्किंग करता है, फिर वो पार्किंग जोन में जो भी गाड़ी खड़ा रहता है ना उसके सर पे सामान चढ़ा के भी सेल होता है, और उसके लिए जो जिसका गाड़ी है उसको भाड़ा मिलता है। तो बेसिकली लैंड का कॉन्सेप्ट इज नॉट ओनली कि जिस जमीन पे किसान खेती कर रहा है वही लैंड है, इट्स मोर देन दैट। ठीक है सर, इकोनॉमिक्स में लैंड का मतलब आसमान भी जमीन है सर। आप लोगों को पता है सर आसमान जमीन है? कौन बोलेगा सर आसमान कैसे जमीन है? मैं कह रहा हूं सर स्काई इज ऑल्सो लैंड इन इकोनॉमिक्स। कौन कौन मेरे को बात समझा सकता है? मेरा कहने का मतलब है सर ये स्काई जो है ये जमीन है इकोनॉमिक्स में। कैसे? कोई तो बताओ सर कि आसमान जमीन कैसे बन गया? हाँ सर, अरे बोलो तो सर, कुछ तो बोलो। मैं बोल रहा हूँ सर आसमान जमीन है इकोनॉमिक्स में, बट कैसे? राजू बोल। आयन, अरे कुछ तो बताओ सर। सर लैंड नॉर्मली सब नेचुरल रिसोर्सेज के ही जैसा है। हाँ बट मतलब स्काई कैसे लैंड हो गया? मैं बोल रहा हूँ कुछ तो कारण होगा, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ सर। एडवर्टीजमेंट सर, हाँ एज ए एडवर्टीजमेंट और एयरवेज। हाँ ऑब्वियसली, थैंक यू सर। ये देखो सर एयर इंडिया का आसमान में छूट रहा है एयर इंडिया या कुछ भी एरोप्लेन जो भी है वो आसमान में जा रहा है, तो इसके लिए ना उसको रूट खरीदना पड़ता है। आप लोगों को पता है जैसे ऑटो का रूट होता है ना, कोई भी सिटी में हो या फिर कोई भी छोटा शहर में हो, ऑटो का रूट होता है, बस का रूट होता है, ऐसा एयर का भी रूट होता है। रूट खरीदना पड़ता है सर, ऐसे नहीं आप जहां मर्जी आसमान से अपने फ्लाइट को चला दोगे, ऐसा नहीं होता। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम होता है, उसके थ्रू से आपको रूट लेना पड़ता है। कलकत्ता से मुंबई, मुंबई से लंदन, जो भी रूट में आप अपना एरोप्लेन को चलाना चाहते हो, ठीक है, सरकारी हो या प्राइवेट, इंडिगो हो या एयर एशिया हो या फिर विस्तारा हो या एयर इंडिया, आसमान हुआ ना जमीन सर? हाँ, आसमान जमीन हुआ कि नहीं सर? बोलो। ये सर। ये समझ रहे हैं ना, मतलब जो सोच नहीं पा रहे थे, इसीलिए मैं थोड़ा सा बताया कि इकोनॉमिक्स में लैंड का मतलब बहुत बड़ा होता है। ये मैं प्रोडक्शन चैप्टर में डिटेल्स बताऊंगा आप लोगों को, डोंट वरी, वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा बात होता है ये सब मैटर पे। फिर भी प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कुछ भी काम करो। टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज टेक्नोलॉजी पे भी डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट का सप्लाई क्या कैसा होगा। अगर टेक्नोलॉजी हाईफाई यूज़ करोगे तो ज़्यादा सप्लाई हो सकता है, टेक्नोलॉजी थोड़ा लोअर लेवल में, मतलब अगर टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन नहीं है तो फिर सप्लाई कम हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल, रियल लाइफ बताओ, हर चीज़ में रियल लाइफ कर रहे तो फिर इसमें क्यों नहीं? टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन नहीं कर पाए तो मार्केट में सप्लाई खराब हो गया। किस कंपनी के बारे में बात कर सकते हैं? नोकिया के बारे में बात कर सकते हैं। एक टाइम था सर, एक टाइम था लोगों के हाथ में नोकिया का फ़ोन सब्सटीट्यूट नहीं कर पाते थे। सैमसंग आया था मार्केट में, बट फिर भी नोकिया का मार्केट ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। सैमसंग था कॉम्पीट करने के लिए। नोकिया फिनलैंड का कंपनी है, सैमसंग कोरिया का कंपनी है, अगर मैं बहुत ज़्यादा गलत नहीं बोला तो। लेकिन सर नोकिया गायब हो गया जब ये इनका जो कीपैड फ़ोन वगैरह जो है, थोड़ा बहुत बाद में कुछ और भी फ़ोन आया था जो थोड़ा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया था, लाइक नोकिया, बताओगे ना सर? मुझे सब नाम याद नहीं है। हाँ, नोकिया लुमिया, ओके लुमिया सीरीज, लुमिया 520 जो भी हो, मेरे पास था ये ऐसा कुछ। हाँ, थोड़ा बहुत डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया था, मार्केट थोड़ा बनाने का कोशिश किया था, विंडोज़ का सॉफ्टवेयर यूज़ किया था, बट विंडोज़ मोबाइल फ़ोन मार्केट में टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं दे पाया, बिकॉज इन द मीन टाइम मार्केट में एंड्रॉयड आ गया था जो गूगल वाला है। तो गूगल का टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल हो गया,
जो नोकिया का मार्केट पूरा खराब कर दिया। तो टेक्नोलॉजी डिपेंड करता है सर, मार्केट में आपका सप्लाई कैसा रहेगा, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और आज नोकिया फिर से कोशिश कर रहा है, हम लोग देख पा रहे हैं सर, एंड्रॉयड में भी नोकिया आया, लेकिन मैं आज तक यूज़ नहीं किया, किसी किसी के पास मैंने देखा, बट सब कोई बोलता है कि जितना यूजर्स से बात मैंने किया कि नोकिया एंड्रॉयड के साथ बहुत ज़्यादा मतलब एडेप्टेबिलिटी बहुत अच्छा नहीं है। क्या सही सुना क्या मैंने? आप लोग ज़्यादा बोल सकते हो। हाँ, क्या आप लोगों ने भी ऐसा सुना कि नहीं? पता नहीं आप लोगों को। यस सर। मैंने ऐसा सुना कि एंड्रॉयड के साथ बहुत अच्छा अडेप्टनेस नहीं कर पाया, जो भी हो। लेकिन नोकिया का मार्केट तो सर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में प्रॉब्लम में आ गया। तो इसलिए टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। किताबी भाषा भी समझ रहे हो और रियल बातें भी समझ रहे हो ना सर, तो याद रहेगा कि टेक्नोलॉजी कैसे सप्लाई को इम्पैक्ट डालता है। ये सब मैंने लास्ट क्लास में डिटेल्स में बोला था, आज मैं थोड़ा सा ऐसे ही मन आ गया तो रिवाइज कराते वक्त रियल एग्जाम्पल फिर से बता दिया आपको। टेक्नोलॉजी एडवांसेस बेस्ड ऑन न्यू डिस्कवरीज एंड इनोवेशन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड रिजल्ट इन मोर सप्लाई। विद द ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज। अगर आपका टेक्नोलॉजी ट्रेडिशनल लेवल में पड़ा हुआ है तो फिर सप्लाई इंक्रीज करना मुश्किल में पड़ सकते हो आप, जो भी आपका बिजनेस है। गवर्नमेंट पॉलिसी पे भी हम लोगों ने बात किया था, किसी मैटर पे सरकार का पॉलिसीज अगर इजी है तो फिर सप्लाई ज़्यादा हो सकता है, सरकार का पॉलिसी अगर फेवरेबल नहीं है तो सप्लाई कम हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस, अगर फ्यूचर में इफ देयर इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट राइज इन प्राइस देन सप्लायर विल नॉट इंक्रीज द सप्लाई एट प्रेजेंट। फ्यूचर में अगर दाम बढ़ जाएगा तो सप्लायर फ्यूचर में बेचेगा ना। आप लोग मेरा बात समझ पा रहे हैं? सप्लायर हमेशा क्या चाहता है? दाम बढ़ा हुआ चीज बेचने को ज्यादा पसंद करता है। यस और नो? हाँ सर, सप्लायर एज ए सप्लायर आप क्या चाहोगे? सस्ता चीज बेचे मार्केट में या महंगा चीज बेचे? एकदम फ्रैंकली पूछ रहा हूँ। आप हमेशा चाहोगे कि अपना प्रोडक्ट आप महंगा बेचो। क्यों सर? महंगा बेचने में क्या सुविधा है? महंगा बेचने का सुविधा ये हो कि आपका मार्जिन ज्यादा रहता है। तो इसीलिए एज ए सप्लायर आपका मन हमेशा चाहेगा कि भाई हम तो कोई भी चीज जो भी दाम का हो थोड़ा ज्यादा दाम पे बेचते, है ना। लेकिन सर चाहने से भी बहुत केस में हो नहीं पाता। बहुत केस में क्यों? एकदम मुश्किल हो जाता है। मतलब मैं आपको एक कार मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, रेवेन्यू चैप्टर आएगा प्रोडक्शन कॉस्ट के बाद ही मैं रेवेन्यू पढ़ाऊंगा, तब मुझे आपको ऐसे ही बताना है। फिर भी मैं एक बार यहाँ पर बता रहा हूँ, सप्लाई कर्व देखने में ऐसे अपवर्ड राइजिंग होता है, आप लोग जानते हो, ठीक है। फिर भी मैं आज दिखाऊंगा एक बार। सप्लाई कर्व ऐसे होता है और डिमांड कर्व डाउनवर्ड होता है ना सर। सप्लाई कर्व अपवर्ड राइजिंग होता है, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप होता है। दिस इज डिमांड। तो सप्लायर सोच रहा है कि मैं ज्यादा दाम पे बेचूं, बट जो डिमांड कर रहे हैं वो क्या सोच रहा है? जो डिमांड कर रहे हैं वो क्या सोच रहा है? कम दाम में खरीदो। कम दाम में खरीदो, ठीक है। सपोज ये 0 प्राइस है, ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ठीक है। 5 टका, 3 टका, 1 टका, मतलब 5 रुपया, 3 रुपया, 1 रुपया, ठीक है। क्वांटिटी के बारे में अगर बात करूं, 10 क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी, 30 क्वांटिटी, 40 क्वांटिटी, कितना हो गया? 3। अच्छा सॉरी, ज़्यादा कर दिया मैंने, इतना ज़रूरी नहीं है। 10, 20, 30 ऐसा कुछ करने से हो जाएगा। 10, 20, 30, ठीक है। मतलब जब क्वांटिटी 5 का है तो आपका कितना सप्लाई हो रहा है? 10। एक्चुअली डिमांड क्या बोल रहा है? डिमांड ऐसे बोलते हैं कि दाम कम है तो ज़्यादा डिमांड करेगा, मतलब 1 पे 30 ये ज़्यादा डिमांड करेगा। सप्लाई क्या बोलेगा कि दाम ज़्यादा है तो फिर ज़्यादा सप्लाई करेगा। आप बात समझ रहे हो? लेकिन अल्टीमेटली ना तो डिमांड वाले का चलेगा और ना ही सप्लाई वाले का चलेगा, चलेगा तो मार्केट का चलेगा। तो जिस दाम पे इक्विलिब्रियम होता है ना, उसी बात माना जाता है। डिटेल्स में बात करेंगे सर, ऐसा नहीं कि सप्लायर चाहने से ही ज़्यादा दाम पे मार्केट में बेच दे। जैसे ये लाइन बता रहा है ना कि if there is a future expectation about rise in price then supplier will not increase the supply at present, and if there is a future expectation about fall in price then supplier will increase his supply। मतलब सप्लायर तो मांगेगा बट डिमांड के साथ भी उनको कंपटीशन करना है। बिकॉज अगर वो ज्यादा दाम मांग लिया तो फिर दुकानदार का मतलब जो कंज्यूमर है, मतलब जो कस्टमर है, वो दुकान में जाना पसंद नहीं करेगा। हाँ सर, कि वो बहुत महंगा दाम में बेचता है। सही बात कि नहीं? हाँ सर बोलो सर, हाँ हूँ बोलो तो मोटिवेशन मिलता है। यस सर। थैंक यू Yes, सर। sir. अरे चलो बहुत मोटिवेट हो गए, ठीक है। अदर फैक्टर्स में बात करें
The supply of product also depends upon natural factors. The supply of product also depends upon natural factors. Obviously, government, industrial, foreign policies, infrastructure facilities. Obviously, सरकार अगर किसी भी चीज में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दे दे, ठीक है, इंडस्ट्री एंड फॉरेन पॉलिसी भी अच्छा हो जाए, मार्केट स्ट्रक्चर बना देना सर, मजा आ जाए सर, तब मार्केट बनेगा ना। सरकार का पॉलिसी डिपेंड बहुत करता है ऑब्वियसली कि सरकार कैसे सोच रहा है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सब बहुत इंपॉर्टेंसी रखता है। ये सरकार का बात करने से ना राजनीति का सुगंध दुर्गंध दोनों आ जाता है। क्या करें सर, समझना तो पड़ेगा। राजनीति का बात करते ही सुगंध दुर्गंध सब समझ में आ जाता है। ठीक है सर, बात करेंगे, राजनीति का भी बात करेंगे, पसंद हो ना हो, सबका ओपिनियन का मायने रखता है सर, ठीक है। लेकिन ये सब अदर फैक्टर, तो बेसिकली मैं अब से आप लोगों को इतना देर से क्या बात कर रहा था, इतना देर से मैं ऐसे यही बोल रहा था कि जो भी प्रोडक्ट आप मार्केट में सप्लाई करना चाहो, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, प्रोडक्ट का दाम तो बहुत जोर का सप्लाई में काम करता है, रिलेटेड गुड्स का दाम, ठीक है, मतलब आप जिस प्रोडक्ट का सप्लाई करना चाहते हो, सिमिलर प्रोडक्ट, जैसे टी एंड कॉफी की अगर मैं बात करें, टी एंड कॉफी एक बंदा दोनों ही सेम काम करता है, चाय और कॉफी में ज्यादा फर्क नहीं है। टी एंड कॉफी अगर मैं दोनों में बात करूं, टी एंड कॉफी में फर्क नहीं है, दोनों ही एनर्जी ड्रिंक में आता है ना सर, दोनों ही एनर्जी ड्रिंक है। सपोज एक का टी शॉप है, बगल में ही दूसरा जन एक कॉफी शॉप बना लिया। हमारे कंट्री में मैंने जितना ऑब्जर्वेशन किया, कॉफी शॉप थोड़ा सा एक्सपेंसिव दिखता है, मतलब ऐसे थोड़ा कैफेटेरिया टाइप्स, मतलब मैं भी ऐसे जाता है ना, लगता है कि जाने से ही 500 का खर्चा है, 500 रुपीज पर पर्सन, ऐसा कुछ, ऐसा फीलिंग आता है। और टी शॉप तो सर 50 रुपये में काम कर देगा, मतलब 10 रुपया में भी बन सकता है, 50 पर पर्सन में आपको टी शॉप में जो चाहिए मिल जाएगा। सही बोला सर, बिकॉज इंडियंस ज्यादा क्या पसंद करता है, टी और कॉफी। मैं इंडियंस का बात कर रहा हूँ, आप लोगों में नहीं पूछ रहा, आप, मुझे पता है आप लोगों में से बहुत लोग कॉफी पसंद करते हो, ठीक है सर। जी सर। हाँ, मैक्सिमम इंडियंस टी पसंद करते हैं, यस सर। तो इंडिया में टी प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होता है, कॉफी भी अच्छा होता है, कॉफी प्रोडक्शन में भी इंडिया बहुत खराब नहीं है सर। मैं आपको बता के रखूँ, इंडिया का मैप अगर मैं आपको दिखाऊं फटाफट से एक बार, इंडिया का टी एंड कॉफी दोनों सप्लाई बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब एक साउथ में तो एक नॉर्थ में। मजेदार बातें हैं सर, एक सब्स्टिट्यूट भी है और खेती भी सब्स्टिट्यूट लेवल में होता है, मतलब अगर टी का खेती करना हो तो आपको नॉर्थ इंडिया में आना पड़ेगा। ऐसा देश आपको बहुत कम मिलेगा ऐसा देश दुनिया में बहुत कम मिलेगा कि जहां पर हर चीज अवेलेबल है, साल में 6 टाइप्स ऑफ वेदर मिल जाए, ठीक है, साल भर खेती हो, ऐसा कंट्री मिल जाए, ठीक है। ये देखो सर, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, स्पेशली ये जो एरिया है, ये एरिया मेरा, इस पे मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगा। बेसिकली ये दार्जिलिंग, सिक्किम एंड द लोअर बंगाल, मतलब सॉरी, मतलब अपर पार्ट ऑफ बंगाल, मतलब दार्जिलिंग का लोअर पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं डुआर्स, नाम सुने आप लोग? हाँ सर, डुआर्स। यस सर। ये सब जो एरिया है ना सर, सिक्किम में थोड़ा बहुत होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट मेनली दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, ये जो एरिया दिख रहा है ना एकदम, ये एरिया लेके एकदम आसाम तक जाएंगे सर, एकदम आसाम पूरा, अपर आसाम पूरा, ठीक है। इस तरह से पूरा एक्चुअली मतलब एग्रीकल्चर का पूरा, टी एग्रीकल्चर पूरा है। अगर सिमिलर पॉइंट में हम लोग कॉफ़ी का सप्लाई भी देख लेना, साउदर्न इंडिया में चले जाओ सर, पूरा एकदम कर्नाटका, स्पेशली तमिलनाडु एंड केरला का जो कुछ एरिया है, स्पेशली वेस्टर्न घाट्स का बहुत सारा एरिया, एंड साथ साथ में कर्नाटका का भी कुछ पार्ट आ जाता है। ये पूरा एरिया आपको कॉफ़ी के लिए, ऊटी वगैरह कहीं पर भी जाओ ना, एकदम मुन्नार वगैरह बहुत सारा एरिया है, एकदम कॉफ़ी के लिए एकदम टॉप क्लास एरिया है। तो कॉफ़ी भी अच्छा खासा प्रोड्यूस होता है इंडिया में, तो दोनों हैं। लेकिन फिर भी सप्लाई क्या, किस पे फ़ायदा है नहीं है, एवरीथिंग डिपेंड्स करता है, बाद में बात करेंगे, डिटेल्स एनालिसिस करेंगे कभी चाय और कॉफ़ी में। फिर भी सप्लाई करने के लिए आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। नाउ सर, डिटर्मिनेंट्स तो आपको याद आ ही गया फटाफट। लॉ ऑफ सप्लाई में भी मैं एक बार फटाफट आपको बोल दूं, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस देन सप्लाई फॉर ए कमोडिटी इंक्रीजेस, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस देन सप्लाई फॉर ए कमोडिटी इंक्रीजेस। जब दाम बढ़ेगा उसका सप्लाई भी बढ़ेगा। क्यों? आपको अभी पता है ना कि सप्लायर हमेशा महंगा बेचना चाहता है। अगर आपके पास ऑप्शन दिया जाए कि नमक का धंधा करोगे कि डायमंड का, दोनों सेल होगा, मान के चलते हैं, ऐसा नहीं, दोनों सेल होगा। नमक का धंधा करोगे कि, मतलब नमक में भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, डायमंड में भी बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आप दोनों ही कर सकते हो, सपोज मान लिया, हाँ सर डायमंड का तो बहुत महंगा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास मौका है कि भाई आप नमक का बिजनेस करोगे कि डायमंड का, तो आप क्या चूज करोगे? सिंपल बोलना, जो दिल पे आ रहा है।
So obviously diamond choose करेंगे. ऑब्वियसली डायमंड चूज करेंगे बिकॉज डायमंड बेच के ज्यादा आएगा, है ना? Profit इसीलिए ज़्यादा. other things being equal, when the price increases then supply for a commodity increases, and when price decreases then supply for a commodity decreases. तो जिस प्रोडक्ट का दाम कम होता है सप्लायर उसको बेचना कम पसंद करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सस्ता चीज मार्केट में बिकता नहीं है। अब क्या करें ना सर, इकोनॉमी एक बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है, इकोनॉमिक्स से ना एक खुला एरिया है, इसको जबरदस्ती रोक टोक करने जाओगे मुश्किल में पड़ जाएगा। इकोनॉमी ओपन है, इंडियन इकोनॉमी तो बड़ा कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी है। क्यों? 130 करोड़ की आबादी है सर। कॉम्प्लेक्स इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें ना लोगों के पास बहुत कम एसेट्स है, क्योंकि जितना एसेट्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना भी मुश्किल है, और ऊपर से मुश्किल ये है कि इंडिया का जो करंट सिचुएशंस है ये स्पेशली बहुत सालों से इंडिया का जो एक ऐसा हो गया ना, कुछ लोग बहुत रिच हो गए हैं, कुछ लोग बहुत मिडिल क्लास हो गए, कुछ लोग एकदम लोअर मिडिल क्लास हो गए। ये मतलब बहुत ज़्यादा ना इंडिफरेंस बहुत है। ये इंडिफरेंस पॉइंट जितना जल्दी जल्दी कम हो जाएगा उतना अच्छा है, लेकिन उसके लिए मैं एक चीज़ मानता हूँ कि एडुकेशन फॉर इक्वल होना चाहिए सबके लिए। मतलब एक मुंबई का या कलकत्ता का टॉप क्लास स्कूल में जो सिखाया जाता है भारत के गांव-गांव में भी वही सीखना चाहिए। मतलब एटलीस्ट एडुकेशन का एरिया सबके लिए आप समान कर दो, फिर देखो क्या होता है। एक एडुकेशन और दूसरा हेल्थ सेक्टर्स, सबके लिए इक्वल हेल्थ फैसिलिटीज। जिस दिन जो गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिया ना, मैं मानूंगा कि वो सरकार तो एकदम टॉप क्लास सरकार बनेगा भारत में। एडुकेशन इक्वलिटी एकदम प्रॉपर, मतलब जो एडुकेशन भारत के टॉप क्लास सिटीज में बैठ के मिल सकता है, सेम एडुकेशन भारत के गांव गांव में पे बैठ के किसी को भी मिल सकता है। क्या मेरा सोचना बहुत गलत है सर? No sir. क्योंकि एडुकेशन ही सब कुछ है। पूरा इनइक्वालिटीज को धीरे धीरे एक ऐसा नहीं कि कुछ बड़ा आदमी से लो और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, किसी से लेके किसी को बांटना, ये रॉबिनहुड टाइप का एटीट्यूड नहीं होगा सर, वो उसमें वो मूवीज में अच्छा लगता है। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दो। ठीक है, ऐसा नहीं कि जैसे आजकल भिक्षा का चल रहा है ना, सबको 2 टका किलो चाल, 2 टका किलो गम, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट करे या स्टेट गवर्नमेंट। ऐसा पॉलिसी भी तो सबसे डब्बा वाला पॉलिसी है। ऐसा पॉलिसी में तो इकोनॉमी और डब्बा बनता है, बिकॉज लोगों को मेहनत करने का इच्छा ही नहीं होता है। तो ये पॉइंट समझना चाहिए। कोई बात नहीं सर, चलो। तो सप्लाई का लॉ ऑफ सप्लाई क्लियर हो गया सर कि व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस देन सप्लाई फॉर अ कमोडिटी इंक्रीजेस, एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेस देन सप्लाई फॉर अ कमोडिटी डिक्रीजेस। द सप्लाई हैज ए पॉजिटिव रिलेशन विथ प्राइस। याद रखना सर, सप्लाई के साथ प्राइस का रिलेशन कैसा है? पॉजिटिव है, बिकॉज सप्लाई बढ़ता है तो प्राइस भी बढ़ता है, मतलब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ता है, बिकॉज दुकानदार हमेशा ज्यादा दाम पे बेचना पसंद करता है। वो अलग बात कि वो पसंद तो करता है लेकिन हमेशा कर नहीं पाता, बिकॉज ऑपोजिट साइड में डिमांड वाले का भी अपना उसका भी जोर है, इसलिए नहीं कर पाता। तो अच्छा, एक चीज आप लोग याद रखना, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल क्यों है आप लोग जानते हो ना सर? कौन मुझे बताएगा कि सर अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का क्या मतलब है? फटाफट बोल दो सर। ये डिमांड में भी मैंने बात किया था, जिनका नहीं हुआ वो बाद में करेगा। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का मतलब सर? Other factors affecting supply will not change. मतलब प्राइस छोड़ के बाकी चीज है ना? हाँ, प्राइस छोड़ के बाकी चीज, बाकी से चेंज नहीं होगा। हाँ, बाकी सब चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं चेंज करेंगे? उसका भी फिर इफेक्ट हो जाएगा सप्लाई में, प्राइस के ऊपर। तो एग्जैक्टली, थैंक यू। डिसीजन लेना डिफिकल्ट, डिसीजन लेना डिफिकल्ट होगा। मतलब ये एक्चुअली देखो, कुछ चीजें प्रूव करने के लिए ना हमें कुछ चीजें कांस्टेंट पकड़ना भी जरूरी है। जैसे कि ये जो फंक्शंस है ना, पी पी आर पी एफ वाई टी जी ई ओ, ध्यान से सुनना फटाफट। पी पी आर पी एफ टी जी ई ओ, पी पी आर पी एफ टी जी ई ओ। सप्लाई तुम किस पे डिपेंड करते हो? तो सप्लाई बोल रहे हैं हम फंक्शंस ऑफ पी से, सप्लाई ऑफ, ये सब लास्ट क्लास में बोला था इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, डोंट वरी। हाँ, पी पी आर पी एफ टी जी ई ओ, ठीक है। तो सप्लाई तुम किस पे डिपेंड करते हो? तो सप्लाई बोल रहे हैं फिर हम तो प्राइस पे डिपेंड करते हैं, रिलेटेड गुड्स के दाम पे डिपेंड करते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस पे डिपेंड करते हैं, टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करते हैं, गवर्नमेंट के डिसीजंस पे डिपेंड करते हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस पे डिपेंड करते हैं, एंड अदर फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा प्राइस तुम सप्लाई तुम किस पे डिपेंड करते हो? सबसे ज्यादा किस पे डिपेंड करते हो? तो सबसे ज्यादा मतलब ऑब्वियसली कोई भी दुकानदार कोई भी चीज का बिजनेस करने चाहिए, सिंपल बात करते हैं। जैसे आप लोग जब मुझे क्लास के लिए फर्स्ट टाइम कोई मुझे फ़ोन करता है या फिर पूछता है या फिर कभी मिलने आता है, तो सब कुछ बात हो जाता है, बट सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल बात क्या होता है? सर सब कुछ ठीक है, आपसे बात करके भी अच्छा लगा, ऐसा लग रहा है कि मैं अच्छा सीख जाऊंगा आपके पास। फिर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या कर लेते हैं गार्जियन या स्टूडेंट्स? हाँ सर,
सर वो सब तो ठीक है, पर फीस कितना है पूछते कि नहीं पूछते? सर नॉर्मल बात कर रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओ सर बोलो, सही कि गलत? हेलो। Yes, sir. yes, यस सर। तो इसलिए Sir. प्राइस किसी भी चीज के लिए, चाहे वो एजुकेशन हो, डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर तो ठीक है अच्छा कर देगा खराब कर देगा जो करना है, टीचर के पास जाएगा पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा पता नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है प्राइस। ऑब्वियसली चाहे प्रोडक्ट का डिमांड हो, चाहे प्रोडक्ट का डिमांड हो या प्रोडक्ट का सप्लाई, दोनों अगर सबसे ज्यादा हिलता है ना, हिलता मतलब इधर उधर होता है, इलास्टिसिटी आगे बात करेंगे सर। हिलता है मतलब मैं इलास्टिसिटी का बात कर रहा हूँ, ठीक है, कितना अप होता है कितना डाउन होता है, सबसे ज्यादा डिपेंड करता है प्राइस पे। इसीलिए प्राइस को जब हम लोग वैरी कराएंगे, जब प्राइस वैरी करेगा तब बाकी सबको क्या कर देंगे? फ्रीज कर देंगे, कांस्टेंट। ओके, इसलिए बोलते हैं सर अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है, ताकि एक मुद्दे पे आना चाहिए। अब कोई प्राइस को लेके बात कर रहा है लेकिन उसको प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं है, भाई मेरे लिए ना वो अदर फैक्टर इंपॉर्टेंट है, भाई मेरे लिए ना टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं है, तब क्या हो जाएगा ना, अब कहीं का नहीं रहोगे आप, पर्टिकुलर में पहुंचना है आपको। आज मैं इसी के पॉइंट पे बात करूंगा, इसलिए मैं बार बार बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि बाकी फैक्टर सप्लाई को इम्पैक्ट नहीं डालता है, ये जो बाकी फैक्टर है ना सर, जिसको हम लोग अदर थिंग्स बोल रहे हैं ना, अदर थिंग्स भी इम्पैक्ट बहुत जोर से डालता है दुकानदार पे, बहुत जोर से। ऐसा बहुत केसेस होता है प्राइस इंपैक्ट नहीं होता है, अदर थिंग्स इंपैक्ट हो जाता है और सप्लाई मार्केट में मतलब बहुत जोर का इंपैक्ट डाल देता है। तो ये भी बताऊंगा कि कब ऐसा होता है, लेकिन नॉर्मल बात बताया जाए, लॉ ऑफ सप्लाई के एंगल से बताया जाए, सबसे ज्यादा अगर सप्लाई किसी पे अफेक्ट होता है वो प्राइस पे होता है, सबसे ज्यादा अगर इंपैक्ट होता है तो प्राइस से होता है, बाकी चीज तब कांस्टेंट कर दिया जाता है। लेकिन से जिसको हम लोग अदर थिंग्स बोल रहे हैं ना, वो अदर थिंग्स भी सप्लाई को इंपैक्ट डालता है, उसके बारे में भी बात करेंगे, इसीलिए मैंने आज इतना सारा बात फिर से एक बार रिवाइज कराया आपको। ओके सर, आप इतना बोल रहे हो तो हम भी समझ पा रहे हैं, ठीक है सर। उसके बाद हम लोग सप्लाई कर्व, सप्लाई शेड्यूल, जैसे मैं आप लोग बताया लास्ट क्लास में मैंने इसको ड्रॉ करके दिखाया था, ठीक है, इसको मैं ड्रॉ करके फिर से नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे आज आपको क्या सिखाना है सर? मूवमेंट बताना है, मूवमेंट। क्या बताएंगे? मूवमेंट बताएंगे, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। इसको करते हुए सप्लाई कार्व आप लोगों को सिखा दूंगा, जिसको लास्ट क्लास जिसका मिस था वो सीख जाएगा सप्लाई कार्व कैसे बना है। ए नंदिनी, समझ में आ रहा है तुझे? तेरा इको थोड़ा वीक है इसलिए हाँ पूछ सर। रहा हूं। ओके, लास्ट क्लास को फिर थोड़ा सा रिवाइज हो गया सर। ओके, तो इसमें अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो कि मैं आज क्या बात करने जा रहा हूं सर, सप्लाई का मूवमेंट पे बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। एक है मूवमेंट, दूसरा है शिफ्टिंग, ठीक है। मूवमेंट में दो चीज होता है एक्चुअली, मूवमेंट में एक्चुअली दो चीज होता है, एक मूव करेगा और एक बार केस में क्या होगा, सप्लाई शिफ्ट करेगा, ठीक है, ऐसे होगा। एक बार मूव करेगा और एक बार शिफ्ट करेगा। कैसे? एक बार मूव करेगा एक बार शिफ्ट करेगा, कैसे? हवा में कर लेगा क्या? हाँ सर, कुछ हवा में ही होगा, भूत मतलब जैसे कोई भूत का कांड जैसा ही होगा, बट कैसे भूत काम करता है वो थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखते हैं जो आज का फ्रेश टॉपिक है, मूवमेंट इन सप्लाई, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। जैसे कि मैं बार बार तब से इसी पॉइंट में जोर दे रहा हूँ, जोर देना भी है मुझे, क्या करे सर? ये सप्लाई तुम किस पे डिपेंड करते हो? तो सप्लाई बोल रहे भाई मैं तो प्राइस पे डिपेंड करता हूँ, मैं तो रिलेटेड गुड्स के दाम पे डिपेंड करता हूँ, मैं तो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप पे डिपेंड करता हूँ, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मैं तो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता हूँ, मैं तो गवर्नमेंट के डिसीजंस पे डिपेंड करता हूँ, मैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस पे डिपेंड करता हूँ, मैं अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता हूँ। बट पॉइंट टू बी नोटेड, when supplied quantity changes due to change in only price, मैं डिपेंड तो सब में करता हूँ, प्रॉब्लम नहीं है। सप्लाई बोल रहा है कि मैं डिपेंड तो सब पे करता हूँ, बट जब मेरा चेंजेस सिर्फ प्राइस के कारण हो, इट इज कॉल्ड मूवमेंट। जब मेरा चेंजेस, अपने आप को सप्लायर की तरह सोचो तो समझ जाओगे। सप्लायर मतलब अरे कुछ भी दुकानदार बन जाओ सर, कुछ भी दुकानदार, ग्रोसरी शॉप वाले बन जाओ, ठीक है, पिज़्ज़ा का दुकानदार बन जाओ, या फिर जो भी जो पसंद है बन जाओ, ठीक है। जब सिर्फ प्राइस पे डिपेंड करता है, व्हेन प्राइस क्वांटिटी, व्हेन सप्लाइड क्वांटिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन ओनली प्राइस, इट इज कॉल्ड मूवमेंट। मूवमेंट आर टू टाइप्स, मूवमेंट दो तरह का हो सकता है, एक होता है एक्सपेंशन एंड एक होता है एक्सपेंशन, दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अब सवाल है सर एक्सपेंशन इन सप्लाई क्या है? सर एक्सपेंशन इन सप्लाई में पहले आपको थोड़ा सा इकोनॉमिकल माइक्रो इकोनॉमिकल थ्योरी के बेसिस पे बता दूं, फिर मैं प्रैक्टिकल भी बात करूंगा, डोंट वरी, प्रैक्टिकल बातें तो नहीं करके ना मेरा हजम नहीं होता। एक्सपेंशन इन सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई,
एक्सपेंशन मीन्स राइज इन सप्लाई ड्यू टू राइज इन इट्स प्राइस, राइज इन सप्लाई ड्यू टू राइज इन इट्स प्राइस इज कॉल्ड एक्सपेंशन इन सप्लाई। मतलब दाम बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, दाम बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा। और कॉन्ट्रैक्शन कब होता है? फॉल इन सप्लाई ड्यू टू फॉल इन इट्स प्राइस। दाम कम होगा तो दुकानदार उसका सेल करना कम कर देगा, बिकॉज उसको बेच के ना ज्यादा फायदा नहीं होता। फॉल इन सप्लाई ड्यू टू फॉल इन प्राइस, फॉल दाम में फॉल करने के कारण दाम गिर गया, इसलिए सप्लायर उसका बेचना कम कर दिया। जिसको बेच के ज्यादा पैसा आता है वो बेचूंगा, जो बेच के पैसा नहीं मिलता वो नहीं बेचना है। तो कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। अब इसको अगर मैं ग्राफिकली आपके दिखाऊं तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। शिफ्टिंग में बात करते हैं सर, बट ये है आपका कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। चलो मैं सर इसको ड्रॉ करता हूं, आप देखो ध्यान से देखो। नहीं समझ आए तो बताना सर, हाँ पहले मैं थोड़ा समझा दूं तो फिर मैं आपको धीरे धीरे बात करता हूं। तो मूवमेंट, हाँ मूवमेंट इन सप्लाई कब होता है? एकदम ग्राफ के थ्रू से देख लो, मूवमेंट इन सप्लाई। ठीक है, एग्जाम में आपको ग्राफ दे सकता है, ग्राफ दे के सवाल करेगा, ऐसा भी हो सकता है। एमसीक्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में क्या होता है ना, ग्राफ बता के ग्राफ ड्रॉ करके दे दिया, फिर आपको वहां से आइडेंटिफाई करना है कि क्या करना होगा। इसलिए ग्राफ का अंडरस्टैंड होना बहुत जरूरी है इकोनॉमिक्स में। ग्राफ बोलो, कार बोलो, जो पसंद है बोलो। ओरिजिन, ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, तो क्या ड्रॉ करना है? एक्सपेंशन ड्रॉ करना है और कॉन्ट्रैक्शन ड्रॉ करना है। तो चेंजेस क्या है सर? प्राइस, प्राइस के चेंजेस के कारण सप्लाई में चेंजेस। तो क्या होगा, थोड़ा लॉजिकली चलना है। पहले मानो कि प्राइस हमारा P था, या P हो P1 हो, प्राइस P1 था, ठीक है। अच्छा, और क्वांटिटी इधर कर लो Q1। तो जब प्राइस P1 था, अच्छा जब दाम ज्यादा है तो क्वांटिटी क्या होगा, क्या लगता है? दाम ज्यादा तो क्वांटिटी क्या होगा दुकानदार के लिए? सर डिमांड जैसा नहीं सोचना है, सप्लायर जैसा सोचना है। डोंट थिंक लाइक ए कंज्यूमर, थिंक लाइक ए दुकानदार, क्वांटिटी बढ़े, है ना सर। मतलब ऐसे नहीं, आपको ना ग्राफ ना रटने का जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू मग अप। आप दिमाग लगा के कर सकते हो। मतलब कब बढ़ाना है, मतलब बहुत लोग क्या करते हैं, मैं देखता हूँ बचपन से जितना जिन लोगों को मैं देखता हूँ ना, सब मगअप करते हैं। अच्छा ऐसा होता है सप्लाई का, मतलब ऐसा करके ना, ऐसा होगा, फिर एक ऐसा होगा, एक ऐसा होगा और ऐसा होगा, सप्लाई का ड्रॉ करके आ गए एग्जाम में। ऐसा करता है कि नहीं करता है सर? मैं बहुत लोगों को देखा हूँ, इवन मेरे स्टूडेंट में भी बहुत लोगों को देखा हूँ। मेरे बचपन में जब मैं खुद पढ़ाई करता था तो मैं भी कभी कभी करना पड़ता था, बिकॉज टीचर को पूछने से जवाब नहीं मिलता था। टीचर को पूछने से जवाब नहीं मिलता था, वो ऐसे ही मुझे समझा देता, अरे सप्लाई कब नहीं पता है, ऐसा करके सप्लाई कब नहीं पता है, ऐसे होता है सप्लाई कब। अरे क्यों हुआ, क्यों आप हुआ, क्यों डाउन हुआ, कुछ तो बता दो। तो देखो सर, तो पहले जब प्राइस P1 है, मतलब ज्यादा दाम है ना, सपोज मानो प्रोडक्ट का दाम 1000 है, ठीक है, क्वांटिटी 50 क्वांटिटी है, दाम था 1000, क्वांटिटी 50, क्वांटिटी दाम कम होके 50% में डाउन हो गया, चलो सर 500, ये भी 50% में क्वांटिटी डाउन हो जाएगा। सप्लायर ना क्वांटिटी कम कर देगा, दाम कम हो गया है, बेच के फायदा ज्यादा नहीं है, क्यों बेचे, कम कर दो। अब सप्लाई का वैसे ड्रॉ करेंगे, बीच में से निकलेगा एकदम, समझ रहे हो ना सर, ये बन गया आपका सप्लाई का। बट सर वो सब तो ठीक है, बट आप मूवमेंट भी तो दिखा दो। ये नॉर्मल सप्लाई का बन गया, बट यहाँ पर थोड़ा सा मूवमेंट भी है। मूवमेंट कैसा? दाम पहले 1000 था, अच्छा सॉरी ये 1000 होगा सर, हाँ इज 1000, दाम पहले 1000 था, तब हम 50 क्वांटिटी दुकान में बेचने के लिए रेडी रखते थे। ये आपका दुकान है, कोई प्रोडक्ट है ऐसा दुकान में, आपका प्रोडक्ट में कोई प्रोडक्ट है ऐसा जिसका दाम पहले 1000 था, तो आपको बेच के बड़ा मजा आता था। आजकल दाम उसका कम हो गया है, बिकॉज मार्केट में शायद किसी कारण से इसका प्रॉपर सप्लाई नहीं है, या फिर उतना प्रॉपर कुछ भी प्रॉपर नहीं है, तो किसी कारण से दाम कम हो गया। कारण दाम कम होने का बहुत रीजन हो सकता है, ठीक है। तो दुकानदार के मन में क्या चलता है कि भाई जो चीज बेच के मुझे ज्यादा फायदा होगा मैं वही वाला प्रोडक्ट रखूंगा, ठीक है, ये नॉर्मली वो सोचता है। बट जरूरी नहीं कि हमेशा अपना ये सोच को यूज कर पाए रियल लाइफ में, समझ रहे हो ना सर। तो 1000 से इसका दाम घट के 500 में आ गया, तो ये भी क्या कर लिया, अगर 1000 से 500 में आ गया तो फिर इसका सप्लाई क्या हो जाएगा सर, डाउन होगा कि अप होगा? मूवमेंट कैसा दिखना चाहिए, ऐसा हो जाएगा।
Yes, sir. है ना, मूवमेंट Yes. डाउनवर्ड हो जाएगा, मतलब सब इस तरह का हो जाएगा, मतलब ऐसे जाएगा 50 से 25, ठीक है, मतलब ये वाला इधर, ये वाला इधर, ठीक है। अल्टीमेटली मैं आपको अगर मूवमेंट दिखाऊं एक सिंपल कॉन्सेप्ट से, तो प्राइस में ऐसा वाला और क्वांटिटी में ऐसा वाला, तो अल्टीमेटली उसका मूवमेंट का अगर मैं समेशन करूं तो कुछ ऐसा वाला, तो ये जो मूवमेंट आया ना, ये मूवमेंट ऐसा वाला मूवमेंट आ गया, इसको क्या बोलेंगे सर, एक्सपेंशन बोलेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। Contract. हाँ, थैंक यू सर, कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, मतलब बिजनेस में कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है सर। ये सब पॉइंट ना आप लोग ध्यान से याद रखो, ऐसे तो इजी कॉन्सेप्ट है, टफ तो एकदम नहीं है। जब आप बिजनेस में कभी एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर एज ए CS, आपको ना कंपनी में ना बहुत कुछ समझाना होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू से। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डेटा एनालिसिस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डेटा एनालिसिस। आपको कंपनी के बारे में ना, ये अमेजन में रिसेंटली एक पोस्ट निकला है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, सीरियसली मजाक नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए जो पोस्ट निकला है अमेजन का, तो उसमें वो बता रहे हैं कि ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए जिसको अकाउंट्स का नॉलेज तो एकदम भरपूर है, अकाउंट्स का नॉलेज तो है, लेकिन साथ में उसको डेटा भी एनालाइज करना है, मतलब एक्सेल सीट के थ्रू से वो डेटा को भी एनालाइज करके दिखा दे, कंपनी का फोरकास्टिंग पावर में वो हेल्प करे, कंपनी का जो प्रोमोटर है, ग्रुप है, जो डायरेक्टर है, जो डिसीजन मेकर है, उनको हेल्प करके बताए कि अच्छा कि प्रोडक्ट का दाम के चेंजेस होने पे कंपनी पे क्या असर आ रहा है। तो इसीलिए इस तरह का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ना कभी बोरिंग नहीं हो सकता अगर आप इसका इंपॉर्टेंस समझो तो। अगर आप इसका इंपॉर्टेंस है, मैं बहुत लोगों को सुनता हूँ कि सर ग्राफ याद नहीं रहता है, अरे क्यों याद नहीं रहेगा, अगर आप इसका इंपॉर्टेंस समझोगे तो याद नहीं रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो सर, क्या हो गया? Yes, sir. एक मिनट सर। एक सेकेंड, कुछ पेन में कुछ प्रॉब्लम हुआ, आप लोगों को मेरा आवाज आ रहा है ना? Yes, sir. एक सेकेंड, एक सेकेंड, कार्सर में कुछ प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, ठीक है, स्क्रीन शो है ना? Yes, sir. ठीक है, तो इसको बोलते हैं सर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। सिमिलरली जैसे हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्शन किया, सेम कॉन्सेप्ट में हम लोग एक्सपेंशन भी कर सकते हैं ना, ऐसा क्या बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट में बन जाएगा सर, एकदम इक्वल कॉन्सेप्ट में। सिमिलरली P बना दो, P1 बना दो, Q बना दो, Q1 बना दो, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा हो जाएगा, पहले दाम 500 था, अभी दाम 1000 हो गया, ठीक है, दाम ज़्यादा हो गया, दुकानदार खुश, भाई ज़्यादा मार्जिन मिलेगा, ज़्यादा प्रॉफिट कर पाएंगे। तो जब 500 का प्रोडक्ट था तब आप कितना बेचते थे, जब 500 था तब आप 25 क्वांटिटी बेचते थे, अब 1000 हो गया, अब अभी आप कितना बेचोगे, 50 क्वांटिटी बेचोगे। हाँ सर, सिंपल एकदम। और सप्लाई का अब आपका देखने में सेम होगा, बट इसका मूवमेंट में चेंजेस हो जाएगा, इसका जो मूवमेंट है वो यहाँ पर अपवर्ड राइजिंग मूवमेंट होगा। सप्लाई का सेम होगा, सप्लाई का आपका मेन जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा ही है, ठीक है, अपवर्ड राइजिंग ही मूवमेंट है इसका, बट इसमें इसका एक्सपेंशन हो गया, बिकॉज इधर भी एक्सपैंड, इधर भी एक्सपैंड, तो जो चीज ऐसे करके एक्सपैंड हो रहा है, एक ऐसा, एक ऐसा, तो अल्टीमेट मूवमेंट ऐसा, तो दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई।
ठीक है। तो ये एक्सपेंशन हो और कॉन्ट्रैक्शन हो, दोनों आपको क्या सिखाया सर? दोनों आपको मूवमेंट सिखाया कि सप्लाई में मूवमेंट कब आता है। प्रोडक्ट मतलब जब सप्लायर दुकान में बिजनेस करता है, उसके दिमाग में हमेशा क्या काम करता है कि मैं ये प्रोडक्ट बेचूं जिसको बेच के मेरा ज्यादा मार्जिन हो। इवन आप देखना, इसका एक सिंपल तरीका, अगर आपका दुकान हो या फिर आपके बगल वाले कोई दुकानदार हो ना, मतलब वो हमेशा आपको ना जो ज़्यादा महंगा है वो ही सेल करना पसंद करता है, लेकिन बाद में जब आपका बजट के साथ बनता नहीं है तब आपको बोलते हैं ठीक है, अरे कुछ तो सेल हो जाना चाहिए ना, तब आपको बोलते हैं ठीक है तो आप फिर ये लेके जाइए। और हम लोग भी कस्टमर में से बहुत लोग होते हैं कि सबसे अच्छा वाला दीजिएगा, फिर दाम सुन के बहुत लोग होते हैं इतना दाम है अच्छा वाला का, फिर बोलते हैं कि दूसरा क्वालिटी का ही है। जैसे कल ही मेरे साथ हुआ था कि मैं ना सर, हमने बंगाल में सर पफ्ड राइस, जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं मुड़ी, आप लोग जानते हो ना? हाँ सर। तो वो मुड़ी, एक मुड़ी वाला है सर, यहाँ पर मार्केट में नॉर्मली एक ऐसा मुड़ी मिलता है जिसमें ना यूरिया होता है, जो पैकेट मुड़ी होता है। तो एक मुड़ी वाला, मैं कलकत्ता में 10-12 साल से हूँ, तो यहाँ पर मुझे वो मुड़ी वाला, मैं जहाँ जाता हूँ ना वो मेरे को साइकिल लेके मेरे पास मुड़ी लेके पहुँच जाता है सर। तो मेरे को सर पफ्ड राइस का बड़ा आदत है तो अ, उसको मैं बोला कि दाम इतना ज़्यादा हो गया। पहले सर 100 रुपीज़ किलो मुड़ी देता था, नॉर्मल बाजार में जो मुड़ी मिलता है, पफ्ड राइस जो मिलता है, वो पफ्ड राइस सीरियसली जो कहानी मैं बता रहा हूँ वही सुन रहा हूँ, ठीक है। पहले जो मैं पफ्ड राइस मार्केट में जो पफ्ड राइस मिलता है उसका दाम नॉर्मली 80 रुपया किलो ऐसा होता है, ऐसा जिसको कोई कोई मुड़मुड़ा भी बोलता है। हाँ सर, इसको क्या बोलते हो आप लोग? बांग्ला में तो मुड़ी बोले, हिंदी में क्या बोलते हैं? मुड़मुड़ा, क्या बोलते हैं? सर बिहार में बिहार में क्या बोलता है? लाई राई, लाई लाई ल लाई, एल लाई बोलता है। अच्छा, यस। नहीं सर, मुड़ी ही। मुड़ी ही बोलता है। हाँ सर, लाई तो वो शक्कर डाल के बनता है। पता नहीं, लेकिन हम लोग तो इसे लाई बोलते हैं सर। अच्छा ठीक है, अलग अलग जोन में बोलता है सर, बहुत बड़ा देश है हमारा, देखो चंपारण में है सर, हाँ चंपारण। हाँ मुझे पता है। अब काजल है इससे बेगूसराय से बेगूसराय। उधर बोला जाता होगा सर। शायद होगा, कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो। ठीक है सर, चलो सर झगड़ा बंद, ठीक है, कुछ भी बोले, मेरा ही गलती हो गया। अच्छा ओके। तो ये मूड़ी वाले के साथ क्या हुआ, तो ये जो पैकेट मूड़ी देख रहे हो ना, मैं 100% श्योर कि इसमें यूरिया है, बिकॉज मुझे आदत है मूड़ी का, इसलिए मैं समझ सकता हूँ। लेकिन वो जो मैं मूड़ी लेता हूँ ना, वो मूड़ी पे सर एकदम जो ऑर्गेनिक वे में, जैसे वो कढ़ाई में डाल के करता है, जब पुराना सिस्टम पे, तो थोड़ा महंगा है सर वैसा मूड़ी, ठीक है, उसमें वो यूरिया से नहीं फूलता है। तो वो 100 रुपीज़ था, तो अचानक 120 रुपया हो गया। तो मैं जैसे मूड़ी वाला को बोला कि नहीं लेना है फिर, तो बोलता है सस्ता वाला भी ले लो, वो भी है अच्छा फटाफट मुझे बोला, लेकिन मुझे वही वाला चाहिए। एक बार क्वालिटी मुंह में आ जाए ना तो फिर लो क्वालिटी पसंद नहीं होता सर। तो मैं जब उसको बोल रहा हूँ 120 वाला नहीं लेना है मुझे, तो फिर अचानक से ना 90 रुपया किलो वाला एक निकाल दिया, लेकिन वो यूरिया वाला है, बोले ये वाला ले लो। उसका तो सेल होने से मतलब है, वो कुछ भी बेचे उसको पैसा मिल जाएगा, मतलब अपना मार्जिन रह जाएगा, लेकिन वो हमेशा कोशिश करेगा 120 रुपया वाला किलो मूड़ी हमें बेचने का। लेकिन अगर मैं ना मानूं, हाँ सर, 100 रुपीज 120 वाला किलो अगर मैं ना मानूं, तो वो मुझे क्या बोलेगा, भाई ठीक है तब 90 रुपया वाला लेके जाओ, बोलेगा कि नहीं बोलेगा सर? आप लोग बेसिक कैरेक्टर समझ पा रहे हो सर? मैं यहाँ पर पफ्ड राइस सप्लायर के बारे में बात किया, कल ही शाम को दोपहर को बात हो रहा था, सेम मुद्दे पे बात हो रहा था, सॉरी सेम मुद्दे पे। हमेशा सप्लायर चाहेगा कि मैं ज्यादा दाम पे बेचूं। तो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम इसी मुद्दे पे काम करता है। तो कभी इसका मूवमेंट एक्सपेंशन होता है, कभी इसका मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन होता है, एकदम सिंपल बात, नो बकवास, ठीक है। चलो सर आगे बात कर ले शिफ्टिंग का। अरे सर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन पे, फिर बाद में ना बोलना सर कि सर मुझे इसका समझ नहीं आ रहा है। हाँ दित्सा, शाइनी, सबको क्लियर है ना? यस सर। थैंक यू सर। अच्छा फिर अभी बात कर लेते हैं सर मूवमेंट पे, ठीक है, मूवमेंट नहीं सॉरी शिफ्टिंग पे बात कर लेते हैं। शिफ्टिंग कब हो जाएगा सप्लाई कर्व का? शिफ्टिंग तब हो जाता है, जैसे कि मैं आपको बार बार तब से बोल रहा हूँ, ये वाला लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सप्लाई तो किस पे डिपेंड करता है? तो सप्लाई बोल रहे मैं तो प्राइस, रिलेटेड गुड्स का दाम, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट का डिसीजंस, एक फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, अदर फैक्टर्स, मैं सब पे डिपेंड करता हूँ। एग्जैक्टली पॉइंट अभी क्या है, शिफ्टिंग कब होता है, ध्यान से सुनना बात को। व्हेन सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। हो सकता है ना, ऐसा बहुत केस होता है जब दाम फर्क नहीं पड़ता सर, दाम इंपॉर्टेंस ही नहीं रखता, कुछ और इंपॉर्टेंस ही रखता है।
उसमें रिलेटेड गुड्स का दाम भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट हो सकता है, गवर्नमेंट डिसीजन इंपॉर्टेंट हो सकता है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस इंपॉर्टेंट हो सकता है, अदर फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऐसा केसेस में सप्लाई का मूवमेंट नहीं, सप्लाई का शिफ्टिंग हो जाता है, सप्लाई शिफ्ट हो जाएगा, मूवमेंट नहीं करेगा। तो इन सप्लाई ऑफ, अगर आप लोग ये सब बातें समझ पा रहे हो ना, मूवमेंट शिफ्टिंग, तो मार्केट बोल के एक चैप्टर आएगा थ्योरी मार्केट, उसमें ये सब समझाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पर अभी दिक्कत हो जाएगा ना कि फिर सर सप्लाई ये डिमांड ये उछल उछल के इधर उधर कहाँ भाग रहा है, ठीक है, तब आप बोलोगे कि भाई क्या दिक्कत, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, ठीक है। वहाँ पर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखे ना बहुत लोग डर जाते हैं, बोले कहाँ कहाँ भाग रहा है, उछल उछल के सप्लाई का इधर से उधर कहाँ से चला गया, देखने में बहुत लोग डर जाते हैं। डरने का बात एकदम नहीं होता है, समझने वाला बात होता है। तो यहाँ पर बात क्या हो गया सर, इंक्रीज इन डिक्रीज इन सप्लाई। तो शिफ्टिंग जब होता है ना, शिफ्टिंग या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा, सप्लाई या तो इंक्रीज करेगा या तो सप्लाई डिक्रीज करेगा। तो इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। अब नाउ सवाल है सर कि सर इंक्रीज इन सप्लाई कब होगा और डिक्रीज इन सप्लाई कब होगा। सर इंक्रीज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन फैक्टर अदर देन प्राइस इज कॉल्ड इंक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस, दाम को छोड़ के बाकी कुछ भी चेंजेस के कारण, दाम को छोड़ के, दाम यहाँ पर फैक्टर नहीं है, दाम पे ज्यादा असर नहीं आ रहा है, असर आ रहा है तो फिर बाकी फैक्टर पे असर आ रहा है, ठीक है। जैसे कि कॉज इन इंक्रीज इन सप्लाई डिक्रीज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, हो सकता है कि रिलेटेड गुड्स का दाम मार्केट में कम हो गया, तो फिर अगर रिलेटेड गुड्स का दाम कम हो गया तो फिर जो गुड्स आप बेचना चाहते हो उसका दाम ज़्यादा हो गया, तो फिर आपको सुविधा है, तो फिर आपका सप्लाई उस प्रोडक्ट में ज़्यादा हो जाएगा। डिक्रीज इन फैक्टर प्राइस, मार्केट में जिस मतलब जो प्रोडक्ट था सर उसका फैक्टर प्राइस कम हो गया, फैक्टर प्राइस मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया, ठीक है, प्राइस ऑटोमेटिकली घट जाएगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाने पे क्या होता है ना, प्राइस का दाम, प्रोडक्ट का दाम कम हो जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्केट में क्या है कि दाम जो था उससे ज़्यादा हो रहा है, बेसिकली दाम वही हो रहा है लेकिन आपका फैक्टर प्राइस कम हो रहा है। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ सर, क्या बताऊँ, क्या ऐसा एग्जाम्पल लेने से सुविधा रहेगा, क्या एग्जाम्पल लिया जाए सर। फैक्टर प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लोअर हो गया, मतलब सर ज़मीन का रेंट कम हो गया या फिर लेबर, जैसे कि टेक्नोलॉजी एक बहुत अच्छा हो सकता है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा हो सकता है सर। डे बाय डे अगर मैं आपको मोबाइल फ़ोन के बारे में बात करूँ, आपको क्या लगता है डे बाय डे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रहा है? हाँ सर, मतलब डे बाय डे मोबाइल टेक्नोलॉजी जो है इसका जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब आज से 10 साल 15 साल पहले आप ही लोग मुझे बताओ, ये जो नोकिया वगैरह का फ़ोन तब देख रहे थे, जस्ट लुक एट दिस, नोकिया का नॉर्मल सा वो कीपैड वाला फ़ोन, नॉर्मल कीपैड फ़ोन, इसी का ऐसा फ़ोन का ही दाम हो जाता था 5,000 का। हाँ सर, ऐसा फ़ोन का दाम 5,000 7,000 हो जाता था, क्या मैं सही बोल रहा हूँ ना? यस सर। लेकिन आज के डेट में 5-7 हज़ार में तो आपको ऐसा वाला फ़ोन मिल जाता है, मतलब एकदम टच स्क्रीन वाला बड़ा बड़ा फ़ोन आ जाता है जिसमें पूरा आप एकदम मल्टीप्लेक्स के जैसा यूज़ कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है सर, कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर कहने का मतलब एकदम सिंपल है कि अगर आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सस्ता हो जाए ना, तो जो प्रोडक्ट का दाम पहले महंगा था अब वही चीज़ आपके लिए और ज़्यादा क्या होगा, मार्जिन हो जाएगा, क्योंकि आप उसको सस्ते में बना रहे हो। लेकिन मार्केट में लोगों को पता नहीं है, मार्केट में लोगों को पता नहीं है कि अच्छा ये इतना सस्ता है, लोगों को कैसे पता? आप मार्केट थोड़ी ना प्रोडक्ट का दाम कम कर दोगे, प्रोडक्ट का दाम कम नहीं करोगे, लेकिन अगर आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सस्ता पड़ जाए तो ये आपके लिए अच्छा। तो बेसिकली इस तरह का कुछ भी अलग कारण हो सकता है आपका सप्लाई इंक्रीज करने के पीछे। प्राइस इज नॉट द इंपॉर्टेंट एरिया, एडवांस टेक्नोलॉजी जो मैं जिसमें मैं बात कर रहा था, ठीक है, मतलब इसे टेक्नोलॉजी को मैं इसलिए लिया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में बेसिकली क्या हो जाएगा, ज़मीन का भाड़ा कम हो गया, फैक्टर लेबर का कॉस्ट कम हो गया, लेबर का कॉस्ट कम हो गया। पहले के ज़माने में कंप्यूटर का काम करने वाला कोई भी बंदा कितना चार्ज लेता था, आज के डेट में इतना सारा लोगों को कंप्यूटर पता है कि सिर्फ कंप्यूटर का काम जानने से आप किसी को लूट नहीं सकते। सिंपल मैं बता रहा हूँ, एक टाइम था जब सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का काम जानना, मतलब जिसको पता है ना उसको भगवान जैसा माना जाता था। हाँ सर, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? अगर किसी को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता था, एक टाइम था, तो भाई आपको एक्सेल आता है, आज भी ज़रूरी है, एक्सेल का बहुत ज़रूरी है, आजकल तो यूज़ और बढ़ गया है। बट एक टाइम था जब, आज से 10-15 साल पहले का बात कर रहा हूँ मैं, 15 ईयर्स बैक, अगर किसी को बेसिक ऑफ कंप्यूटर लाइक एक्सेल वर्ड्स ये सब आता था ना, लाइक गॉड भाई तुमको इतना इतना कुछ आता है,
एक बार मुझे याद है, मैं 10th का एग्जाम देके गांव में, सर मेरा पढ़ाई लिखाई सब नेटिव में हुआ है, गांव में हुआ है, कलकत्ता का एजुकेशन नहीं था मेरा, तो यहाँ पर कंप्यूटर काफ़ी नॉर्मल हो गया था, स्पेशली प्राइवेट स्कूल, तो मैं तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा था बचपन में, तो वहाँ पर कंप्यूटर का कुछ भी नहीं था। हम लोग कंप्यूटर, एक बार हम लोगों को कंप्यूटर दिखाने के लिए गया था, लैब में एक कंप्यूटर आया था, सिर्फ पेंट ओपन करके टीचर लोग कुछ मुझे पेंटिंग करके हम लोग को दिखाया, तो बोला यही है कंप्यूटर। हम बोले अच्छा ही है कंप्यूटर। तो फिर 10th के बाद गांव में एक कंप्यूटर सेंटर हुआ सर, जहाँ पर कंप्यूटर सीखने के लिए वो होता है ना प्राइवेट कंप्यूटर टीचिंग, तो वहाँ पर जाने के बाद तो फर्स्ट टाइम मैंने एक वर्ड सुना था, वर्ड का नाम है, अरे कहाँ चला गया मेरा वो वाला, अच्छा उसी में दिक्कत हुआ था तब। वर्ड का नाम है डिजिटल, डिजिटल वर्ड, मतलब सर डिजिटल क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजिटल। ये पहले फर्स्ट टाइम हम लोगों को डिजिटल या फिर मल्टी क्या बोलते हैं, मल्टीपर्पज टेक्नोलॉजी, डिफरेंट काइंड ऑफ कंप्यूटर के थ्रू से कनेक्टेड बहुत सारा पॉइंट का बारे में हम लोग उस टाइम पे फर्स्ट टाइम सुने थे। ऐसा लग रहा था कि मतलब क्या बात चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा डिजिटल ये होता है, डिजिटल फोन ये होता है, समझ में नहीं आ रहा था, डिजिटल का मतलब ही समझ नहीं पा रहे थे। तो जो भी हो, बेसिक बातें आप लोग समझ पा रहे हो ना सर। धीरे धीरे चीज़ जब आसान हो जाता है तो उसका कॉस्ट कम हो जाता है, और कॉस्ट कम होने पे आप ऑटोमेटिकली ज़्यादा चार्ज भी करोगे तो आपका सप्लाई बढ़ाने में सुविधा होता है। तो ऐसा ही चीज़ यहाँ पर भी काम हो रहा है। सिमिलरली जो कारण में इंक्रीज हो रहा है उसी कारण से डिक्रीज भी हो रहा है। अब इसको अगर मैं ग्राफिकली आपको बताऊं, जैसे ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी, डिक्रीज इन टैक्सेस एंड इंक्रीज इन सब्सिडी, ये हमेशा सप्लाई के लिए बड़ा फेवरेबल होता है। जैसे मैं आपको बहुत बार दिखाया, जैसे आज भी फिर से दिखा रहा हूँ, पेट्रोल का जो प्राइस ब्रेकडाउन है, अब सरकार कर नहीं पा रहा है या जानबूझ के नहीं कर रहा है, ऐसे तो नहीं बताऊंगा कि जानबूझ के, लेकिन फिर भी आम आदमी को दिक्कत हो रहा है। हाँ सर हो रहा है कि नहीं सर, क्या दाम हुआ अभी करेंटली पेट्रोल का प्राइस, कौन बताएगा, किसको पता है पेट्रोल का रिसेंट प्राइस क्या चल रहा है? 93 सर, ये दिसंबर का टाइम है, 82.34 देख रहे हो सर। ब्रेकडाउन ऑफ क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, क्या दाम, कैसे दाम बनता है पेट्रोल का, ठीक है, रिसेंट डेटा है सर। ये स्टॉक मार्केट क्लास में मुझे ज़रूरत पड़ता है, तो इसलिए मैं स्टॉक मार्केट क्लास में ये सब डेटा यूज़ करता हूँ, वहाँ पर आप लोगों के साथ भी यूज़ करता हूँ। तो 82.34 जब दाम हो गया था तो उस टाइम पे इसका कैलकुलेशंस कर लिया गया था मार्केट में। तो 1 लीटर पेट्रोल का इंटरनेशनल ऑन दैट टाइम दाम हुआ करता था, ज़्यादा पुराना नहीं, 2020 के दिसंबर का बात है, 26.34। फिर इस पे सर डोमेस्टिक फ्राइड लगता है 0.37 का, सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे एक्साइज लगाता है 32.98 का, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड सेस, ठीक है। इसका पार्ट बाद में सरकार जो अर्निंग करता है फिर उस अर्निंग से स्टेट गवर्नमेंट को भी मिलता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को भी पैसा देता है ना सर, और साथ में इतना बड़ा जो कंट्री है उसको भी संभालना पड़ता है। मतलब कोई बोलेगा सर सेंट्रल को इतना पैसे का क्या ज़रूरत है, इसलिए बोल दिया कि सेंट्रल को भी पैसा का बहुत ज़रूरत पड़ता है। और फिर हम लोगों ने ये भी देखता है सर, कमीशन ऑन पेट्रोल पंप वाले 3 टका 65 पैसा 1 लीटर पेट्रोल पे पेट्रोल पंप वाले को कमीशन मिलता है, और स्टेट गवर्नमेंट को 30% का वैट लगता है सर, जिसका वैल्यूएशन 19 रुपीज ऑन दैट टाइम। सब मिला के पेट्रोल का प्राइस हो गया 82.34, पॉइंट टू बी नोटेड सर। अब सवाल है कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ने के बाद मार्केट में एक हाहाकार मच गया, हर प्रोडक्ट का दाम बढ़ रहा है, मुश्किल बढ़ रहा है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रहा है सर। क्यों? फिर भी थोड़ा सा कम हुआ है, बिकॉज इसके पीछे मेन रीजन ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो खर्चा है उस खर्चा को कट करना मुश्किल है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो खर्चा है, एक्सपेंस कट करना मुश्किल है, ना तो सेंट्रल कर सकते हैं और ना ही स्टेट कर सकता है, ना तो हमारा बंगाल, ना तो किसी तमिलनाडु, कोई अपना खर्चा कम नहीं कर सकता, ज़्यादा करना पड़ेगा। सेंट्रल भी सिमिलरली ज़्यादा खर्चा, मतलब खर्चा को कम नहीं कर सकता, कोई भी स्टेट के बारे में बात करूँ। सब प्रॉब्लम क्या है फिर? प्रॉब्लम ये हो गया कि एक्चुअल प्रॉब्लम है इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल का जो प्राइस है, पेट्रोल प्राइस इंक्रीज हो रहा है। मार्केट में वो लोग ना सप्लाई को लोअर कर दिया, सप्लाई को इंटरनेशनल मार्केट में लो कर दिया, और सप्लाई लो होने के कारण हमारे इंडिया जैसे कंट्री में डिमांड बहुत हाई है, डिमांड बहुत हाई है, और सप्लाई अगर इतना लो हो जाए तो ऑटोमेटिकली दाम बढ़ जाता है। समझ रहे हो सर? अब गवर्नमेंट अपना, अगर गवर्नमेंट दाम को कम करेगा तो फिर एक ही उपाय है, फेवरेबल कंडीशंस फॉर पब्लिक, ठीक है, फेवरेबल कंडीशंस फॉर पब्लिक। अगर फेवरेबल कंडीशंस करना है तो सरकार को टैक्स कट करना होगा, तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल का प्राइस 82 क्या सर 50 में आ जाएगा। फिर हम ही लोग चिल्लाएंगे भाई रास्ता नहीं बनाया सर,
चाइना के साथ लड़ नहीं पा रहा है, ठीक है, लद्दाख दे दिया अब वगैरह वगैरह। प्रॉज एंड कॉन्स दोनों बता रहा हूँ सर, प्रॉज एंड कॉन्स दोनों बता रहा हूँ कि अगर सरकार करेगा तो क्या होगा, अगर सरकार नहीं कर पाता है तो क्या होता है। तो सप्लाई के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो इसीलिए सिर्फ प्राइस हमेशा नहीं, जैसे कि फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी, आप लोग समझ पा रहे हो, जब हर चीज में सरकार हमें सब्सिडी पे सब्सिडी देते जाए, एलपीजी पे सब्सिडी देते जाए, एडुकेशन पे सब्सिडी देते जाए, हर चीज पे सब्सिडी, मतलब अगर फ्री में जिंदगी चला दे सरकार तो फिर और क्या चाहिए। मतलब द काइंड ऑफ वेरी फेमस इंडियन मेंटेलिटी, इंडियन मेंटेलिटी एकदम ऐसा काम करता है, हर चीज सरकार दे दे, हमें कुछ नहीं करना है। मतलब एक सवाल बहुत बार मैं कहीं, एक बार स्वामी विवेकानंद एक जगह में बोल रहा था कि हम लोग हमेशा बोलते हैं, किसी एक स्टूडेंट से एक दिन बात हो रहा था कि कंट्री हमारे लिए क्या करता है। विवेकानंद एक जगह में बोल रहा है कि कंट्री हमारे लिए क्या करता है, कंट्री हमारे लिए क्या किया। एक स्टूडेंट से एक दिन बात कर रहा था कि सर कंट्री हमारे, इंडिया हमारे लिए क्या किया। लेकिन विवेकानंद एक जगह में बोल रहा है कि कंट्री तुम्हारे लिए क्या करता है, उससे पहले एक बार कभी अपने आप को पूछा किया, कभी पूछे हो कि तुम अपने कंट्री के लिए क्या किया। जिस धरती ने तुम्हें जन्म दिया, जिस धरती के पास तुम बड़े हो रहे हो, तुम अपने कंट्री के लिए क्या किया। ये चीज ना मेरा भी ख्याल को ना काफी चेंज किया उस टाइम पे। मैं भी सोचता था हाँ मेरे देश में ये नहीं है, हमारे देश में वो नहीं है, हर दूसरे कंट्री में सब चीज अच्छा है, हमारे कंट्री में कुछ भी चीज अच्छा नहीं। ठीक है, लेकिन हमारे कंट्री के लिए हम लोग क्या करने का सोचते हैं, एटलीस्ट हमारे सोसाइटी के लिए कितना लोग सोच पाते हैं। अगर कोई करता है तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात है, बट दिस अ बिग इशू सर, कि हम लोग कितना लोग ये सोच पाते हैं हमारे कंट्रीज के लिए कि ठीक है भाई पेट्रोल का दाम ज़्यादा हो रहा है, कोई दूसरा यूज़ के लिए ऐसा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस करे, ठीक है, जैसे कि यूएसए कर रहा है, तभी तो टेस्ला मोटर जैसा कंपनी भी बन जाता है वहाँ पर। हाँ सर, आप लोग जानते हो ना टेस्ला के बारे में, मैं बहुत बार क्लास में चर्चा करता हूँ टेस्ला के बारे में। हाँ, टेस्ला क्या कंपनी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहा है सर, क्लीन एनर्जी कंपनी, कोई पेट्रोल डीजल का जरूरत नहीं है। अगला 20-30 साल में धीरे धीरे पेट्रोल का हालत और खराब हो जाएगा, जिसके पास जितना रिजर्व है वही है धीरे धीरे, और फॉसिल फ्यूल धीरे धीरे खत्म हो जाएगा वर्ल्ड से। तो फिर ये रिन्यूएबल या क्लीन एनर्जी ही मार्केट लेगा, जो ऑलरेडी ले रहा है। इसीलिए हमारे इंडिया में कुछ कंपनीज है लाइक अदानी ग्रीन जैसा कुछ कंपनीज का स्टॉक प्राइस धीरे धीरे बढ़ रहा है। इवन हम लोग क्लास में, स्टॉक मार्केट क्लास में एक 6 महीने पहले डिसाइड किए थे सर, 6 महीने पहले, आप देख सकते हो 166 से एक साल में 166 से 1195, एक साल में एक स्टॉक 150 रुपए से 1200 रुपए का जा रहा है। ग्रीन एनर्जी मतलब क्लीन एनर्जी के ऊपर काम कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी। वेरी इंटरेस्टिंग सर, कंपनी अच्छा कर रहा है, मार्केट में डिमांड है। लेकिन टेस्ला तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, टेस्ला तो बहुत बड़ा है। मतलब ये अदानी ग्रीन जैसे कंपनी को कुछ करना है, इसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो टेस्ला से ही लेना पड़ेगा। ऑलरेडी टेस्ला बैंगलोर में अपना फैक्ट्री बना दिया सप्लाई के लिए, ऑलरेडी फैक्ट्री बना, मतलब बैंगलोर में आ गया है। अब इंडिया में भी धीरे धीरे वो क्लीन एनर्जी पे काम करेगा, ठीक है। तो हम लोग एजुकेशन सेक्टर को कुछ सोचना चाहिए कि हमारे अंदर भी कुछ इनोवेशन आए, नॉट ओनली टेस्ला, और यूएस वगैरह में जाएंगे, जापान में जाएंगे ना, हमें बहुत कुछ दिखेगा। ठीक है सर, चलो सर, ये सब बोलते हैं ना तो कभी कभी ना ऐसा लगता है कि पागल हो जाएंगे। ठीक है, तो इंक्रीज डिक्रीज दोनों समझ पा रहे हैं सर, लेकिन इसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। अच्छा, मैं बार बार बोर्ड ओपन कर रहा हूँ, लेकिन मेरा बोर्ड कहाँ चला जा रहा है। तभी मैंने बोर्ड ओपन किया, फिर बोर्ड गायब हो गया। कहाँ चला जा रहा है बोर्ड मेरा, पता ही नहीं। सर आप लोग समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, बस इतना बता दो। यस ओके, नाउ जब हम लोग इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे, जब ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो आप एक चीज़ पे ध्यान देना सर, ऐसे ग्राफ के केस में ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ऐसे ग्राफ के केस में प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए प्राइस तो कुछ तो होगा, प्राइस कुछ तो होगा, तो प्राइस को आप फिक्स कर दो एक पर्टिकुलर पोजीशंस पे। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो प्राइस फिक्स्ड है, लेकिन आपका सप्लाई कब चेंज होता होगा। प्राइस फिक्स्ड है पर आपका सप्लाई कब चेंज होगा, क्वांटिटी भी चेंज होगा। जैसे आप देख पा रहे हो सर, Q से Q1 हुआ, यहाँ पर Q1 से Q2 हुआ, ठीक है। तो प्राइस तो एक रहेगा, बट वो सप्लाई को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है, बिकॉज सप्लाई का जो फंक्शंस है P, PR, PF, T, G, E,
ओ, इसमें प्राइस यहाँ पर फ्रीज है, अभी प्राइस को फिक्स कर दिया गया, बाकी चीज वेरिएबल कर रहा है, रिलेटेड गुड्स का दाम, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट डिसीजंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस, अदर फैक्टर्स, ये सब में चेंजेस हो रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए, प्राइस के कारण आपका जो क्वांटिटी है ना, प्राइस कुछ नहीं है आपके लिए, आपका क्वांटिटी ऐसे ही बढ़ रहा है, ठीक है, कभी क्यू था, ठीक है, कभी क्यू था, कभी क्यू से Q1 हो गया, कभी क्यू था, फिर कभी क्यू से Q1 हो गया, बहुत अच्छा, कभी क्यू था, कभी क्यू से Q1 हो गया। जब क्यू था तब सप्लाई कब यहाँ पर था, जब क्यू था तब सप्लाई कब यहाँ पर था, जब Q1 हुआ तब सप्लाई कब ऐसे हो गया, जब Q1 हुआ तब सप्लाई कब नीचे से ऐसे हो गया। पहले सप्लाई मेरा एसएस हुआ करता था, अब मेरा सप्लाई S1 हुआ करता है। ध्यान से सुनना, समझना बात को। पहले मेरा प्राइस इंपैक्टफुल नहीं है यहाँ पर, बाकी चीज इंपैक्ट डाल रहा है, और आपका सप्लाई में इंक्रीज आया सर, क्या आया, इंक्रीज इन सप्लाई हुआ, कुछ भी रीजन काम किया बट सप्लाई काम, प्राइस काम नहीं किया। और आपका सप्लाई का वैसे एरो वाइज तो दिख रहा है डाउन हो रहा है, दिस इज नॉट डाउन, दिस इज कॉल्ड राइट वर्ड शिपमेंट। क्या हुआ सर, राइट वर्ड शिफ्ट किया आपका सप्लाई का। सर देखने में ऐसा लग रहा है डाउन हुआ है, एस से S1 का मूवमेंट ऐसा लग रहा है कि डाउन हुआ है, नहीं सर, इसको डाउन मत बोलना, क्या बोलना है, राइट वर्ड शिफ्टिंग। हमेशा चाहे डिमांड हो या सप्लाई, चाहे डिमांड कब हो या सप्लाई कब, डिमांड के केस में भी ऐसा होता है, पहले आपका डिमांड ऐसा हुआ करता था, अभी आपका डिमांड ऐसा हो गया, तो इसको भी राइट वर्ड शिफ्टिंग बोलते हैं। राइट वर्ड शिफ्टिंग हमेशा इंक्रीज ही करता है सर, राइट वर्ड शिफ्टिंग हमेशा इंक्रीज करता है, कॉमन सेंस काम पे लगाना सर, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी सप्लाई इंक्रीज ही हुआ है। सिमिलर कॉन्सेप्ट में, सिमिलर जैसे कि ये कॉन्सेप्ट बना है, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट में आपका दूसरा पॉइंट भी बढ़ जाएगा। पहले आपका, पहले Q हुआ करता था, अब Q2 हुआ करता है, सप्लाई आपका डिक्रीज होगा। अभी पहले आपका सप्लाई कर्व ऐसे हुआ करता था, पहले आपका सप्लाई कर्व ऐसे हुआ करता था, सॉरी इधर से जाना चाहिए, अभी आपका सप्लाई कर्व ऐसे जाया करता है। पहले S हुआ करता था, अब S1 होता है, लेकिन ऐसा हो गया है, इसको बोलेंगे सर लेफ्ट वर्ड शिफ्टिंग। क्या बोलेंगे सर, लेफ्ट वर्ड शिफ्टिंग। ध्यान से सुनना बात को, राइट वर्ड शिफ्टिंग, लेफ्ट वर्ड शिफ्टिंग, ठीक है, ये साइड चेंज करता है। तो इसमें क्या हो गया आपका सप्लाई, इसमें आपका सप्लाई क्या हो गया सर, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज इन सप्लाई हो गया। और दोनों का रीजन मैंने आपको बताया, सप्लाई डिक्रीज होने का, इंक्रीज होने के पीछे का रीजन मैंने बताया। सिर्फ ड्राइंग इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ड्राइंग के साथ साथ आपको उसका रीजन भी समझना होगा। ग्राफ तो आप समझ गए, बट पीछे का रीजन भी आप देख लिया ना, डिक्रीज होने के पीछे सेम टू सेम जो रीजन में इंक्रीज हुआ था, बस उसी का नेगेटिव कारण, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इंक्रीज इन फैक्टर प्राइस, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी पर रहेगा, लाइक नोकिया जैसा बात था, अनफेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी लाइक टैक्स बढ़ रहा है, सप्लाई कम हो रहा है, किसी भी केस पे फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट इंक्रीज इन प्राइस हो रहा है, अदर कोई फैक्टर काम कर रहा है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा केसेस में आपका इंक्रीज और डिक्रीज होता है, जिसको हम लोग ओवरऑल क्या बोलेंगे सर, शिफ्टिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शिफ्टिंग बोलेंगे। तो बताइएगा सर, आप लोगों को शिफ्टिंग समझ में आया। यस शिफ्टिंग में एक बात बस याद रखना, प्राइस इंपैक्टफुल नहीं है, इंपैक्ट अगर देता है तो फिर प्राइस छोड़ के बाकी चीजें देता है। हाँ सर, कोई कुछ कहना चाहते हो क्या, किसी को कुछ सवाल करना था क्या, ऐसा लगा मुझे। बोलो सर, कुछ पूछना है तो पूछो। ठीक है सर। हाँ, आवाज नहीं आ रहा है। हाँ सर बोलो और एक बार, आवाज क्लियर नहीं हो रहा है किसी कारण से। किसका सवाल साउंड है,
मनीष बोल रहे हो कुछ? मनीष व्हाट्सएप में लिखो, तुम्हारा साउंड किसी कारण से क्लियर नहीं है। आप बोलो। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप एक काम करो, व्हाट्सएप करके बोल दो मुझे। सर साउंड क्लियर नहीं है, आप व्हाट्सएप करो, मुझे दिख जाएगा। साउंड क्लियर नहीं है, आप व्हाट्सएप करो, मुझे दिख जाएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ सर। हाँ ओके। अच्छा, नाउ पॉइंट इज सर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अरे सबको समझ आया ना सर? लिप्स मूवमेंट एंड शिफ्टिंग। काजल, नंदिनी, दित्सा, शाइनी, अयन, राजू, सभी को पूछ रहा हूँ, समझ में आया ना? Yes, sir. Yes, sir. থ্যাংক ইউ স্যার। এ রাজু বোঝা যাচ্ছে কি বোঝা যাচ্ছে না? यस सर। यस सर। ओके सर, जैसे कि हम लोग डिमांड के बारे में पढ़े थे ना, ठीक है, डिमांड के बारे में भी हम लोग बात किए थे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सिमिलरली अभी बात करने जा रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। जिनका नहीं हुआ है वो बाद में करेगा। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है? द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज डिफाइंड एज द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए गुड टू ए चेंज इन इट्स प्राइस। मतलब किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस पे चेंज होने के कारण उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के सप्लाई में जितना चेंजेस आता है, सिंपल बात है। दाम में परिवर्तन के कारण, सिंपल बताया जाए, बांग्ला या हिंदी में बोल सकते हैं कि दाम में परिवर्तन के कारण सप्लाई में जितना परिवर्तन आता है, বুঝতে পারলি নন্দিনী? দামের পরিবর্তনের জন্য সাপ্লাইতে যতটা পরিবর্তন হয়, দ্যাট ইজ কল্ড ইলাস্টিসিটি অফ সাপ্লাই। নন্দিনী বোঝা গেছে? हाँ सर। हाँ सर, एकदम सिंपल। देख, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला देख, कितना सुंदर फॉर्मूला है इसका। चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस के ऊपर डिपेंड करके, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऊपर में क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। तो परसेंटेज डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय परसेंटेज डेल्टा पी, ये दोनों फॉर्मूला यूज होता है। जब आपके पास चेंजेस अमाउंट नहीं है, पता है ना सर, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करना। जब आपको परसेंटेज पता हो तो डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज करना। when you know the percentage change, then you can use this formula, but when you don't know the percentage amount, then you can use this changing, ठीक है, this delta equals to change, delta equals to change। एक सिंपल बात है कि बहुत लोग फॉर्मूला को अगर कंफ्यूज करना नहीं है, सिंपल बात करता हूं, क्या बोलते हैं सर? परसेंटेज डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय परसेंटेज डेल्टा पी। अच्छा, ये सप्लाई के लिए, हाँ ठीक है। परसेंटेज डेल्टा इक्वल्स टू क्या है सर? चेंज। ये एक्चुअली डेरिवेटिव में यूज होता है। डेल्टा इज अ ग्रीक साइन, ट्रिगोनोमेट्री में यूज होता है, चेंज को डिनोट करता है डेल्टा। डेरिवेटिव में यूज होता है, जो लोग मैथमेटिक्स किए हो, डेरिवेटिव में डेल्टा का साइन यूज होता है, ddx करके यूज किया जाता है। मैम के पास आप लोग डेरिवेटिव पढ़ोगे तो फिर ddx का, जिनको नॉलेज है ठीक है, जिनको नॉलेज नहीं है वो सीख जाएगा, डोंट वरी। मैं अभी डेरिवेटिव में नहीं जाऊंगा, ठीक है। मैं बस इतना कहूंगा कि आप बस इतना समझ लो कि ये चेंज वहां से ऐसे डिनोट किया जाता है। तो परसेंटेज डेल्टा क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाई परसेंटेज डेल्टा पी। ओके, अब क्वांटिटी सप्लाइड मतलब सिंपल बात है कि प्राइस के ऊपर डिपेंड करके, दिस इज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब भाई क्वांटिटी सप्लाइड तुम किस पे डिपेंड करते हो चेंज होने के लिए? तो क्वांटिटी सप्लाइड बोल रहे हैं, मैं तो डिपेंड करता हूँ प्राइस पे। प्राइस पे चेंजेस के कारण सप्लाई पे जितना चेंजेस हो, सिंपल बात है, वही है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, सप्लाई का इलास्टिसिटी, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा याद रखना, responsiveness of the quantity supplied of a good to a change in its price. Elasticity of supply is measured by dividing the percentage change in quantity supplied of a good by the percentage change in its price. ठीक है, याद रहेगा ना सर? कुछ सवाल करने से भी समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल एज ए रिजल्ट ऑफ 10% चेंज इन प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, कितना है सर? 10%। अच्छा मैं तेरा सवाल लेता हूँ।
तूने पूछा है, मनीष ने मुझे सवाल किया, सर सप्लाई ग्राफ कार्व क्यों है, ये स्ट्रेट क्यों नहीं है? अरे स्ट्रेट भी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी है स्ट्रेट नहीं हो सकता। ये देखिए तो यहाँ पर तो स्ट्रेट हुआ है, मतलब तू ऐसे पूछ रहे कि सर ऐसा क्यों है? जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे थे ना सप्लाई कर्व, जैसे ये तो स्ट्रेट लाइन में है, ये ग्राफिकल भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि स्ट्रेट, ऐसा नहीं हो सकता, अलग अलग रीजन में होता है। ठीक है, मैं आगे आगे बताता हूँ। ये देख, अलग अलग सप्लाई का ना ग्राफ बन सकता है, स्ट्रेट भी बन सकता है एकदम। ये देखो, डोंट वरी सर, सब चीज का जवाब है। ये देख कितना तरह का सप्लाई कप दिख रहा है, देख मनीष, तो पूछा तो एक बार मैं दिखा दिया। आता हूँ सर यहाँ पर, सप्लाई का वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, जैसे नॉर्मल हम लोग देख रहे हैं ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, अलग अलग रूप ले सकता है। जैसे दुर्गा माता का रूप, कृष्ण भगवान का रूप होता है ना, वैसे सप्लाई भी अलग अलग रूप लेता है, डिमांड भी अलग अलग रूप लेता है। ठीक है, स्ट्रेट भी होता है, ग्राफिकल कार्वी भी होता है। ठीक है, होता है, रीजन बताऊंगा, सब बताऊंगा, डोंट वरी। एक सेकेंड, कुछ क्वेश्चंस था यहाँ पर, मैं एक बार डील कर लूँ। जैसे यहाँ पर बोला कि सर फॉर एग्जाम्पल एज ए रिजल्ट ऑफ 10% चेंज इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एक्स, द सप्लायर आर विलिंग टू सप्लाई 15% मोर ऑफ द कमोडिटी एक्स, दिस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगा? सर सिंपल बोला है, 10% चेंज इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड सप्लायर आर विलिंग टू सप्लाई 15% मोर ऑफ द कमोडिटी। 10% में उसका प्राइस चेंज हुआ है और 15% में उसका क्वांटिटी सप्लाइड चेंज हुआ है। तो आपको पूछा है सर इसका इलास्टिसिटी निकाल के बताओ। सर सिंपल फॉर्मूला यूज कर दो ना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब परसेंटेज क्वांटिटी सप्लाइड कितना, 15%, और क्वांटिटी परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना सर, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना, 10%। तो ये हो गया ना सर 1.5। हाँ सर, 15/10 करने से 1.5 हुआ। एक चीज हमेशा याद रखना कि इलास्टिसिटी हमेशा एक से डिनोट होता है। किससे डिनोट होता है? एक से। मतलब अगर जैसे हम लोग केजी करते हैं ना, 1 केजी 2 केजी, मतलब अलग अलग यूनिट होते हैं। जैसे हाइट का मेजरमेंट करते हैं फीट से, है ना, हाइट नापते हैं फीट से या सेंटीमीटर से। हमारा वेट नापते हैं हम लोग केजी से, है ना, कितना केजी वेट बढ़ गया हमारा, कितना केजी वेट घट गया हमारा। सिमिलरली इलास्टिसिटी का मेजरमेंट होता है 1 से। आप लोग मेरा बात समझ पा रहे हो? इलास्टिसिटी का मेजरमेंट होता है 1 से। 1 से ज्यादा है, 1 से अगर ज्यादा है, अगर ग्रेटर देन 1 है तो मोर देन इलास्टिक, मतलब बहुत ज्यादा, एक से ज्यादा है। 1 है तो फिर यूनिट इलास्टिक, मतलब ठीक ठाक है सर। यूनिट इलास्टिक मतलब ठीक ठाक, ना ज्यादा बढ़ता है ना ज्यादा कम होता है सप्लाई। मोर देन इलास्टिक मतलब ज्यादा सप्लाई हो जाता है जरूर कभी कभी। ठीक है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करता है। लेस देन 1 भी हो सकता है, मतलब जितना जरूरी है उतना सप्लाई नहीं हो पाता है। मतलब बड़ा कमा जो होता है ना, उसका ज्यादा होना, मतलब बढ़ना घटना उतना नहीं है कंपेरेटिवली। ठीक है, तो लेस देन इलास्टिक। तो इलास्टिसिटी का अलग अलग कॉन्सेप्ट आ सकता है। जहां पर ऐसे बता रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन था 10% चेंज इन प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड चेंज हो गया 15%, पॉजिटिव में हुआ है तो इसलिए पॉजिटिव जवाब आया है 1.5, इसलिए इलास्टिसिटी क्या हो गया, ग्रेटर देन 1। अब इलास्टिसिटी को मेजर करने का, जैसे हम लोग डिमांड में भी डिस्कशंस किए थे, अलग अलग मेथड में डिस्कशंस किए थे कि मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वैसे ही यहाँ पर भी ना इलास्टिसिटी को मेजर करने का अलग अलग मेथड है। ठीक है, डिमांड का जो भी कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर माना जाता है, लेकिन सप्लाई का भी उतना भी कम पॉपुलर नहीं है। जैसे यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट है पॉइंट इलास्टिसिटी, लेकिन यहाँ पर पॉइंट इलास्टिसिटी को ड्रॉ करने के लिए आपको उतना ग्राफ का जरूरत नहीं है, एक डेरिवेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ। पॉइंट इलास्टिसिटी मेजर इलास्टिसिटी एट ए पॉइंट ऑन द सप्लाई कर्व, एट ए पॉइंट ऑन द सप्लाई कर्व। द इलास्टिसिटी एट ए पॉइंट, जो लोग डिमांड का क्लास किए थे ऑन दैट टाइम, उनको वहाँ से पता चल जाएगा कि पॉइंट में कैसे होता है। आगे मैं और चर्चा कर दूंगा, डोंट वरी। फिलहाल मैं बस कुछ मैथमेटिकल बताऊंगा, फिर बाद में मैं ग्राफिकल भी बताऊंगा। पॉइंट इलास्टिसिटी मेजर्स द इलास्टिसिटी एट ए पॉइंट ऑन द सप्लाई कर्व। द इलास्टिसिटी एट ए पॉइंट ऑन द सप्लाई कर्व कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फार्मूला। ठीक है, फार्मूला क्या है, इलास्टिसिटी इक्वल्स टू, ये डेरिवेटिव का फार्मूला है सर, dq by dp इंटू पी बाई क्यू। डेरिवेटिव से लाया गया सर, जो मैथ्स में डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होता है उसका डेरिवेटिव। करेंटली
ये मेरा काम नहीं है, मैम कराएंगे आप लोगों को मैथ्स में जिनका मैथ्स है, ठीक है। डी क्यू बाई डी पी इंटू पी बाई क्यू, मैं ज़्यादा डेरिवेटिव के अंदर नहीं जा रहा हूँ इसलिए बिकॉज ज़रूरी नहीं है उतना, आप बस इतना याद रखो करेंटली कि डी क्यू बाई डी पी इंटू पी बाई क्यू ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, जहाँ पर डी क्यू एंड dp is the differentiation of the supply function with respect to price। मतलब सिंपल बात है, प्राइस के रेस्पेक्ट में, इतना देर से हम लोग प्रैक्टिकली बात कर रहे थे ना सर, प्राइस के रेस्पेक्ट पे सप्लाई पे जितना डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन मतलब चेंज को बताना ना सर, चेंज को बताना, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएट होकर कुछ न्यू डिराइव होता है, जैसे यहाँ पर बता के रखा है, P and Q refer to price and quantity respectively, P for price, Q for quantity। For example, the supply function is given as Q equals to -100 plus 10p। जो लोग मैथ्स पढ़े हो उनको एकदम फटाफट आ जाएगा, बट जो मैथ्स नहीं पढ़ा उसको भी समझने में यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। Q का फंक्शन दे दिया आपको, मतलब सप्लाई का फंक्शन है -100 plus 10p और प्राइस बताया 15 का, ठीक है। आपको पूछा इलास्टिसिटी निकालो, तो जैसे कि आपको पता है कि सिंस dq by dp इक्वल्स टू 10, कैसे पता चला सर, dq by dp इक्वल्स टू 10, ये एक्चुअली डेरिवेटिव से आता है, एंड p इक्वल्स टू कितना है 15, और q का फंक्शंस आपको यहाँ पर दे के रखा है, दैट इज 50, ठीक है। मैं आपको बाद में डेरिवेटिव अगर किसी को सीखना है मैं मैम को बता दूंगा कि आप लोगों को डेरिवेटिव थोड़ा सिखा दे, ठीक है। तो फिर मैं डेरिवेटिव जब भी मैम कराएंगे मैं आप लोगों को डेरिवेटिव का जो भी है आप लोग जैसे ही कर लोगे ना मैम के क्लास में, तो फिर आपको ये डेरिवेटिव कहाँ से क्या आ रहा है नहीं आ रहा है आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिलहाल मैं आपको बस इतना बताना चाहूँगा, यहाँ पर ये जो डी क्यू बाई डी पी आया ये डेरिवेटिव करके आया है, जिनको आता है बहुत अच्छा, और ये डी क्यू बाई डी पी 10 अमाउंट आया है, बाकी अमाउंट अब बस पुट किया गया है, जैसे कि ये प्राइस है 15, ठीक है, प्राइस 15 है और Q को यहाँ पर सॉल्व किया गया है बिकॉज डेरिवेटिव करके जो dq बाई dp आया है ना, ये 10 अमाउंट जो है यहाँ पर पुट किया गया है, ठीक है। जैसे ये 10p पे, ठीक है, 100 प्लस 10p, तो p इक्वल्स टू 15 है, तो 10 की जगह p की जगह 15 पुट करने से ये अमाउंट आपका 50 आ रहा है। तो बस सिंपल है कि 10 इंटू 15/50 करके हमारा कितना आ रहा है 3। तो इस तरह से ये एक फार्मूला वाइज, ये डेरिवेटिव फार्मूला वाइज है, मैं समझ सकता हूँ बहुत लोगों को डेरिवेटिव समझ नहीं आता, डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा आप लोगों को डेरिवेटिव कराने के लिए। अदरवाइज मैं एक क्लास में अगर हो सके तो मैं आप लोगों को एटलीस्ट बेसिक डेरिवेटिव बता दूंगा, डोंट वरी, मैं ही बता, अगर मैम को टाइम नहीं मिला या टाइम लग जाए तो फिर मैं ही आपको बेसिक डेरिवेटिव सिखा दूंगा, ठीक है। तो बेसिक डेरिवेटिव का नॉलेज होने से आपको मैं ये बता सकता हूँ, ठीक है। बस इतना समझ के चलो करेंटली कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इस तरह से सॉल्व किया जाता है मैथ्स की हेल्प से, ठीक है, जिसमें हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट में इलास्टिसिटी समझ सकते हैं। मतलब जैसे कि इलास्टिसिटी का पॉइंट में समझने का मतलब होता है, जैसे कि हम लोग सप्लाई कर्व को ड्रॉ करते हैं ना सर, इकोनॉमिकली मैटर को बताते हैं, सप्लाई कर्व को ऐसे सॉल्व करते हैं कि इधर हम लोग प्राइस देते हैं 1 2 3 4 जो भी हो, इधर 10 20 30 40, ठीक है। तो जब प्रोडक्ट का दाम 4 है तो सप्लाई कितना होना चाहिए 40 होना चाहिए, जब 3 है तो 30 होना चाहिए, जब 2 है तो 20 होना चाहिए, जब 1 है तब 10 होना चाहिए। फिर जब इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं तो ऐसे सप्लाई कब आता है, तो इसको सप्लाई कब आ गया। अब जैसे ही सप्लाई कब आ गया, अब इसके एक एक पॉइंट में इलास्टिसिटी मेजर किया जा सकता है, एक एक पॉइंट में आप इलास्टिसिटी को मेजर कर सकते हो, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड पॉइंट इलास्टिसिटी। डिमांड का क्लास जिन्होंने किया था उनको पता है कि कैसे पॉइंट में किया जाता है। मैं यहाँ पर इसको स्किप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं डिमांड में इसका डिटेल चर्चा किया था, और जब जिसका नहीं हुआ है मैं बाद में डिमांड में चर्चा करूँगा। और एक मेथड भी यूज होता है, जैसे डिमांड में भी होता था आर्क में इलास्टिसिटी, मतलब एक पर्टिकुलर प्रेशर पॉइंट में किया जाता है सर, पर्टिकुलर प्रेशर पॉइंट में। इन मेजरमेंट ऑफ आर्क इलास्टिसिटी वी यूज द एवरेज ऑफ द टू प्राइस ओरिजिनल एंड सब्सिक्वेंट एंड एवरेज ऑफ द टू क्वांटिटी दैट इज ओरिजिनल एंड सब्सिक्वेंट। जैसे कि ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप, Q माइनस Q1, ये वाला ले लो, एक ही ले लो सर, वो वाला जरूरत नहीं है। Q माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q प्लस Q1 इंटू P प्लस P1 डिवाइडेड बाई P माइनस P1, ये वाला फॉर्मूला यूज करके भी आप आर्क सॉल्व कर सकते हो। अगेन बता रहा हूँ सर, मैं ये सब पॉइंट आर्क हो पॉइंट हो मैं डिमांड में बताया था, जो लोग डिमांड का क्लास करके रखे हो पता है ना सर, आर्क में हम लोग ये सब फॉर्मूला यूज करके सॉल्व किया था कि नहीं किया था, बताना सर। Yes, sir.
ठीक है। तो इसलिए मैं इस पे अभी ज़्यादा प्रेशर इसलिए नहीं दे रहा हूँ बिकॉज हम लोग डिमांड में सॉल्व कर चुके थे। जिनका डिमांड नहीं हुआ है बाद में डिमांड जब करेगा मैं डिटेल्स में, एक्चुअली डिमांड में ज़्यादा बोलना होता है तो तब मैं बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बस क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको, वेयर पी एंड क्यू आर ओरिजिनल प्राइस एंड क्वांटिटी रेस्पेक्टिवली एंड P1 एंड Q1 आर सब्सिक्वेंट प्राइस, ऐसे सवाल देता है, एंड क्वांटिटी रेस्पेक्टिवली। दीज आर दी वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल प्राइस इक्वल्स टू 10, प्राइस 1 इक्वल्स टू 11। पुराना प्राइस दाम कितना है 10 का, न्यू प्राइस कितना है 11 का, क्वांटिटी कितना है पुराना 20 यूनिट्स का, न्यू क्वांटिटी कितना है 22 यूनिट्स का। देन यूजिंग द अबव फॉर्मूला वी गेट द सप्लाई। ये वाला फॉर्मूला को यूज करो और आप इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालो। सिंपल है। क्यू मतलब ओल्ड क्वांटिटी 20 है, न्यू क्वांटिटी 22 है और डिवाइडेड बाय 20 प्लस 22। सिमिलरली 10 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 11। अगर इसको ऐसे सॉल्व कर लोगे आपको इलास्टिसिटी पता चल जाएगा 1। क्यों मैं इसको फास्ट बोल दिया, बिकॉज डिमांड में डिटेल्स चर्चा मैंने करके रखा, ठीक है सर। यहाँ पर मैं बस आपको इतना बताया कि इस तरह का सवाल हो सकता है, इस तरह का सवाल हो सकता है, तो आप रेडी रहना। और रही बात डेरिवेटिव का, डोंट वरी, मैं नेक्स्ट दिन आपको डेरिवेटिव थोड़ा बहुत सिखा के वो डेरिवेटिव कैसे आया मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि मैं आज डेरिवेटिव इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे आज आपको एटलीस्ट सप्लाई का कंप्लीशंस करना है। डेरिवेटिव इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, दैट्स वाई मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। डेरिवेटिव इज इंपॉर्टेंट फॉर मैथमेटिक्स जिनका मैथ्स है, लाइक सीए फाउंडेशन एंड सीएमए के केस में है, बट बाकी ज़रूरी नहीं है सर, ठीक है। इसलिए मैं डेरिवेटिव में इतना फोकस अभी नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ क्योंकि यहाँ पर था तो मैं बाद में आपको ज़रूर सिखा दूंगा, डोंट वरी। एटलीस्ट या तो मैं खुद ही कर दूंगा, नहीं तो मैम को बताऊंगा क्योंकि मैम मैथ्स कराते हैं, मैम एक्सपर्ट्स हैं मैथ्स में, तो फिर मैम ही आपको सिखा देंगे डेरिवेटिव, ठीक है। तो अगर आपने अलग अलग सम्स देखा, इस तरह का सवाल करते हैं, आपको डायरेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पूछ लेगा, ठीक है सर। डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन देके आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पूछ लेगा, चाहे आर्क हो चाहे पॉइंट हो। सिमिलरली डिमांड में भी हुआ था, सिमिलरली डिमांड में भी हुआ था। अब सर बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। कितना तरह का इलास्टिसिटी हो सकता है सर? इलास्टिसिटी इनफाइनाइट हो सकता है सर, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 हो सकता है, इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 हो सकता है, इलास्टिसिटी लेस देन 1 भी हो सकता है, ठीक है। इलास्टिसिटी इनफाइनाइट कब होता है? इट इज अ सिचुएशन इन विच सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी कंटिन्यूअसली चेंज विदाउट एनी चेंज इन प्राइस, मतलब दाम में बदलाव नहीं है फिर भी सप्लाई बदल रहा है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व। याद रखना सर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व, बिकॉज प्राइस में चेंज हो ना हो सप्लाई इसका बढ़ता जाएगा, प्राइस में चेंज हो ना हो सप्लाई इसका बढ़ता जाएगा। द सप्लाई कर्व विल बी हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू क्वांटिटी एक्सिस। एग्जांपल कुछ बता सकते हो कोई कि प्राइस में चेंज हो ना हो सप्लाई दिन बाय दिन बढ़ता जाएगा? एनीवन? in which supply of a commodity continuously change without any change in price। पॉजिटिव नोट में भी बोल सकते हो, नेगेटिव नोट में भी बोल सकते हो। बोलो सर, किसको समझ में आ रहा है? ये वाला ग्राफ देख रहे हो सर? ये वाला सप्लाई का आप देख रहे हो? प्राइस कुछ भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता, सप्लाई तो इसका बढ़ता जाएगा, समझ रहे हो? प्राइस कुछ भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता, प्राइस कुछ भी हो जाए डजंट मैटर, प्राइस लाइन डजंट मैटर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। सवाल एकदम सिंपल है। क्वांटिटी आपका जो है ना, ये क्वांटिटी लाइन है, ये क्वांटिटी लाइन है, ये क्वांटिटी आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। कब तक जाएगा पता नहीं, इसलिए इन्फिनिटी। सर ऐसा क्या प्रोडक्ट हो सकता है करंट लेवल में सप्लाई हो ना, प्राइस कुछ भी हो जाए सप्लाई बढ़ता जाएगा? किसी को समझ में आ रहा है? मुझे आ रहा है थोड़ा बहुत, इसलिए पूछ रहा हूँ। सर मुझे चाहिए एग्जांपल टाइप। एग्जाम्पल दिमाग में नहीं आ रहा है मुझे, ऐसा नहीं, मुझे ऐसा लगता है ऐसे बहुत सारा हो सकता है सर। इंटरनेट, हाँ सर हो सकता है। यस सर। www. वर्ल्ड वाइड वेब, जो जमाना आ गया सर करेंटली, कुछ भी हो जाए सर प्राइस डजंट मैटर। इंटरनेट तो दुनिया में इनफाइनाइट लेवल में सप्लाई होगा अभी, वर्ल्ड वाइड मैंडेटरी हो गया है। इवन इंटरनेट कंपनीज तो थ्रेट दे रहा है सर, मतलब बहुत सारे कंट्रीज को, कि अगर इंटरनेट में टैक्स लगाया जाए पर्सन, मतलब कॉर्पोरेट टैक्स,
तो वो लोग सर्विस बंद कर देगा। ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, इवन इंडिया में भी बात चल रहा है। अगर इंडियन गवर्नमेंट इनको कॉर्पोरेट टैक्स लगाएगा, जीएसटी वगैरह है सर, कॉर्पोरेट टैक्स लगाएगा तो ये लोग बोला है कि हम लोग सर्विस बंद कर देंगे, लाइक गूगल, फेसबुक जैसे कंपनीज। पता नहीं सर सही गलत, बट आई एम जस्ट आप लोगों को खबर दिया। ऑलरेडी ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर इंडियन गवर्नमेंट के साथ बात कर रहा है इस मैटर पे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी थ्रेट चालू हो चुका है। ओके सर, तो इस तरह का बहुत सारा कॉन्सेप्ट आप लोग रियल लाइफ में ढूंढोगे ना, आपको बहुत सारा मिलेगा ऐसा, ठीक है। तो इलास्टिसिटी कब ऐसे स्ट्रेट लाइन में, मतलब हॉरिजॉन्टल होगा और इनफाइनाइट होगा, जब सप्लाई, आप लोग सोचना सर, जितना सोचोगे उतना समझ में आएगा। मोर देन इलास्टिक कब हो जाएगा, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 कब हो जाएगा? इट रेफर्स टू ए सिचुएशन बाय व्हिच परसेंटेज ऑफ चेंज इन सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी is higher, percentage change in supply of a commodity is higher than percentage change in price. दाम में परिवर्तन से ज्यादा चेंजेस सप्लाई में परिवर्तन में है। दैट मीन्स सपोज आपका प्राइस में चेंजेस है 10%, बट आपका सप्लाई में चेंजेस है 20%। दाम में चेंजेस है 10%, बट सप्लाई में चेंजेस है 20%। बात समझ रहे हो? तो ऐसा केस में इलास्टिसिटी आपका क्या हो जाएगा? 2 मतलब क्या सर? 2 मतलब क्या है? मोर देन 1 है ना? यस सर। जैसे मुझे लगता है, ऐसा एग्जांपल करंट डेट में आईफोन होगा सर? हाँ सर, कल अगर अचानक आपको सुनाई दिया कि आईफोन का दाम 66,900 से घट के 10% चेंजेस हो जाए मार्केट में, इसका सप्लाई बढ़ जाएगा? मुझे ऐसा फील होता है। इसका दाम अगर अचानक से 10% गिर जाए, इसका मार्केट में सप्लाई 20% बढ़ जाएगा। इट्स माई फीलिंग्स, व्हाट डू यू थिंक? हो सकता है? यस सर, हो सकता है, एग्जैक्टली मुझे ऐसा लग रहा है, इसीलिए बताया मैं। तो ऐसा केस में इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होता है। यूनिट इलास्टिक कब होता है? सिमिलर पॉइंट है, मतलब जिसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, मतलब प्राइस में चेंजेस 10%, सप्लाई में भी चेंजेस 10%, 10/10 इक्वल्स टू 1। और लेस देन 1 कब हो जाएगा? प्राइस 10% में चेंजेस है, बट सर सप्लाई 8% में चेंजेस है। प्राइस 10% में चेंजेस है, चेंजेस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, ओके, लेकिन सप्लाई 8% में है। इस तरह का कॉन्सेप्ट को इन इलास्टिक सप्लाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? इन इलास्टिक सप्लाई बोलते हैं। और जब इक्वल्स टू 1 हो जाए तब यूनिट इलास्टिक बोलते हैं। यहाँ पर बहुत सारा ग्राफ है, मैं आपको एक ग्राफ ड्रॉ करके दिखाऊंगा, बाकी कॉन्सेप्ट आप समझ जाना ये ग्राफ का ड्राइंग कैसे बना है। मैं आपको इक्वल्स टू 1 दिखाता हूँ, ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट आप खुद ही समझ जाओगे। एक चीज ध्यान में रखना कि इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, ठीक है। और वर्टिकल, चलो पहले वर्टिकल बता देते हैं, हॉरिजॉन्टल बताया था तो वर्टिकल भी बता दे। वर्टिकल में क्या हुआ? इलास्टिसिटी इन इलास्टिक है, इलास्टिसिटी 0 हो गया, इलास्टिसिटी 0 हो गया, मतलब ये वाला केस इलास्टिसिटी लेस देन 1 हो गया, मतलब 0। तो इलास्टिसिटी लेस देन 1, सॉरी इलास्टिसिटी 0, इलास्टिसिटी लेस देन 1, लेस देन यूनिट इलास्टिक लेस देन यूनिट इलास्टिक, और इलास्टिसिटी 0। इलास्टिसिटी 0 तब हो जाएगा जब क्वांटिटी सप्लाइड, मतलब आपके प्राइस में चेंजेस हो रहा है बट आपका क्वांटिटी सप्लाइड फिक्स्ड है। प्राइस चेंजेस हो रहा है बट क्वांटिटी सप्लाइड फिक्स्ड है। आप लोग बात समझे कि नहीं समझे? प्राइस में कुछ भी परिवर्तन हो जाए, प्राइस में कुछ भी परिवर्तन हो जाए, प्राइस यहाँ पर आ जाए, प्राइस यहाँ पर आ जाए, प्राइस यहाँ पर आ जाए, बट क्वांटिटी सप्लाइड अपने जगह में खड़ा है, तो इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 0। इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा है ऐसा? कौन से प्रोडक्ट के केस में ऐसा होता है ढूंढ के बताना, मुझे रिसर्च करना थोड़ा, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ, आप लोग थोड़ा ढूंढ के मुझे बताना, ठीक है। अच्छा, बाकी ड्राइंग में एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये वाला ड्राइंग देख लो एक बार। इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1, सिंपल ड्राइंग है इसका। जब भी आप ऐसे ड्राइंग करोगे ना, मतलब ग्राफ को बनाओगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, चेंजेस सेम है, ये भी 10% में चेंजेस है। P से P1 का चेंजेस जितना, Q से Q1 का चेंजेस भी उतना, ठीक है। पहले प्राइस P था तो क्वांटिटी Q था, प्राइस चेंज होके P1 हो गया, क्वांटिटी चेंज होके Q1 हो गया। ये भी 10% का चेंजेस, ये भी 10% का चेंजेस, तो सप्लाई का आप देखने में ऐसा बन जाएगा। इसमें क्या हो गया? इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 हो गया सर, इलास्टिसिटी इक्वल्स टू
1 हो गया, मतलब दोनों का सेम। लेकिन अगर यही चीज उल्टा पड़ जाए, उल्टा मतलब कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है, बड़ा सिंपल तरीका है इसका। प्राइस में चेंजेस लोअर है, सपोज ये 10% में चेंजेस हुआ है, बट आपका क्वांटिटी 20% में चेंजेस हुआ है, बड़ा कर देना। तो पहले P था, यहाँ पर था, फिर ये कम हो गया, ये ज़्यादा चेंजेस हो गया। तो ऐसा केस में आपका सप्लाई का आप देखो फ्लैटर हो गया, ठीक है। ये देखो ऐसा हुआ है ना, मजाक नहीं कर रहे सर, ये देखो फ्लैटर हो गया। क्वांटिटी में चेंजेस ज़्यादा, प्राइस में चेंजेस कम। सिमिलर पॉइंट में ये भी बना है, प्राइस में चेंजेस ज़्यादा, क्वांटिटी में चेंजेस कम, तो ये थोड़ा स्टीफ हो जाएगा इलास्टिसिटी जब लेस देन 1 बनता है। और सारा का सारा इलास्टिसिटी को जब हम लोग एक मैप के अंदर डाल देना सर, सारा का सारा इलास्टिसिटी को एक सिंगल मैप के अंदर डाल दिया जाए, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी मैप, ठीक है। जिसमें आपको हॉरिजॉन्टल भी दिख जाए, जिसमें आपको वर्टिकल भी दिख जाए, ठीक है। ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, ये आपका वर्टिकल भी हो गया, और साथ में आपका लेस देन मोर देन इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 भी हो जाएगा, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 भी हो जाएगा, इलास्टिसिटी लेस देन 1 भी हो जाएगा। ये एजम्पशंस करके बनाया गया सर। मतलब अगर आप सारा का सारा इलास्टिसिटी को एक पर्टिकुलर जगह में रखोगे ना, इसको 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 इसको, ठीक है, सारा का सारा इलास्टिसिटी को जब आप एक पर्टिकुलर जगह में प्लॉट करोगे, ऐसे ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, तो प्लॉट करने से आपका इलास्टिसिटी एक जगह में आ गया, 5 in 1। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्या हो गया सर, इलास्टिसिटी मैप, याद रहेगा। और 0 तो मैंने बताया था आपको, परफेक्ट इन इलास्टिक सप्लाई। When price of a commodity does not influence supply of that commodity, that situation is called perfectly inelastic supply. In perfectly inelastic supply, the supply curve will be vertical parallel to y-axis. सर आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूँ, क्या होमवर्क है, सारा का सारा टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी को ड्रॉ करना है, सारा का सारा टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी को ड्रॉ करना है। मैंने अपने मन से कुछ एग्जांपल्स जो भी मुझे ठीक लगा था मैंने आपको बताया। आप लोगों को क्या करना है, मार्केट में सर्वे करना है, चाहे गूगल करो, कुछ भी करो, जो मर्जी करो, किताब से ढूंढो, 11-12 में किताब में ढूंढो, जहां ढूंढना है ढूंढो। आप लोग हर तरह का सप्लाई कर्व का एक एक एग्जाम्पल मुझे बताना, ठीक है, ये होमवर्क है। और एक ड्राइंग करना, फिर उसको स्कैन करके मुझे भेजना। करोगे सर इतना, हर तरह का सप्लाई का आपको ड्राइंग करना अंडरस्टैंडिंग के साथ, और उसका एग्जाम्पल नोट बना के मुझे सेंड करना है। करोगे ना सर, बोलो करोगे कि नहीं करोगे, अरे करेगा कि नहीं करेगा, बोलो तो सही। यस सर। बस इतना ही तो सुनना चाहता हूँ। अच्छा देख लो सर, हाँ बोलो। ठीक है, बाद में व्हाट्सएप में पूछ लेना कि जिसका साउंड नहीं आ रहा है मेरे पास, किसी कारण से नेटवर्क इश्यूज के कारण में भी हो सकता है, आप व्हाट्सएप में पूछ लेना। अच्छा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू भरा भरा दिया हुआ है डिमांड सप्लाई का, जिनका हो गया डिमांड सप्लाई कंज्यूमर बिहेवियर, आप लोग देख सकते हो सर 100 क्वेश्चंस है। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एक एक क्वेश्चन को जाओ गो थ्रू करो। हाँ सर, एक एक क्वेश्चन में जाओ उसको गो थ्रू करो, और उसका आंसर भी आप यहाँ पर रीजनिंग के साथ देख सकते हो एकदम, ठीक है सर, विथ आंसर यहाँ पर गिवन है। तो प्लीज आप लोग जाओ और इसको प्रैक्टिस करो, फिर मैं इस चैप्टर के ऊपर पूरा टेस्ट अरेंज करता हूँ। जिनका डिमांड नहीं हुआ है डोंट वरी, वो बाद में टेस्ट देगा, अभी थोड़ी ना देगा। लेकिन जिन लोगों का हो गया है डिमांड सप्लाई कंज्यूमर बिहेवियर, उनके लिए बोला मैंने, ठीक है सर, इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में प्रोडक्शन एंड कॉस्ट लेके हाजिर हो जाएंगे, और एक क्लास होगा मार्केट के ऊपर, बस धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगा। ओके सर, समझ में आया तो भी बोलो। ठीक है, ठीक है सर, फिर टाटा फिर सबको। अच्छा दित्सा वेट कर जाना, दित्सा का कुछ सवाल था, दित्सा वेट कर जाना, बाकी लोग जा सकते हो अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो। ओके बाय। ओके टाटा सर, बाय बाय सर। बाय सर, बाय ओके बाय सर। बाय मनीष, बाय, थैंक यू थैंक यू। হ্যাঁ স্যার, बोल दित्सा बोल। আমাকে একটু অল্টারনেটিভ পিপিএসসি কার্ভটা